जैसे अभी हमने न्यूज़ में सुना है कि एक बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी और उसको काट काट के फ्रिज में रख दिया। हमने देखा है कि जैसे अभी आपने बात की, एक वाइफ का अफेयर चल रहा है किसी के साथ एंड उन दोनों ने मिलके किसी की हत्या कर दी और उसको ड्रम में भर दिया। एक पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ पहले तो पति का बड़ी बेरहमी से गला काटा, फिर उसकी लाश के 15 टुकड़े अपने पति की लाश के दिए बॉयफ्रेंड के साथ मिलके और ठिकाने लगाया। ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, ये क्या एक साइकियाट्रिक उनका बेसिकली एक डिसीज़ है? कोई जो ऐसा क्राइम किया गया है जिससे पूरी बॉडी को म्यूटिलेट कर दिया है या कुछ छुपाया जा रहा है क्राइम। तो देखिए, क्राइम करना कभी भी सही नहीं है, जस्टिफाइड नहीं हो सकता है। कई बार मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं इनके पीछे, कई बार पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं। मैं नहीं सोचता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो मेरा कौन है, मैं इसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट हूँ या ये मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इससे मुझ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, मेरी फैमिली पे क्या फ़र्क पड़ेगा। जो लोग सर बहुत ज़्यादा पार्टी करने लग जाते हैं, मैं आ रहा हूँ एडिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू पे, जहाँ पे हम दोस्तों यारों में समझते हैं कि मैं कल दारू छोड़ दूंगा, मैं कल पीना छोड़ दूंगा। लोग सिगरेट बोलते हैं कि अभी तो यार मैं सिर्फ दिन की 2 या 3 ही पीता हूँ, मैं छोड़ दूंगा। एडिक्शन, जहाँ तक मुझे लगता है, उसको सिर्फ एक आदत की तरह ना देखकर एक मानसिक समस्या की तरह देखें। हम अगर समझें कि शराब पीने की आदत, गांजा पीने की आदत, स्मोकिंग की आदत अगर सिर्फ हमारे शरीर को इम्पैक्ट कर रही है तो ऐसा नहीं है, वो हमारे माइंड को, हमारे कॉग्निशन को, हमारे फोकस को, हमारे बिहेवियर को भी इम्पैक्ट करती है। और अकेले रहते टाइम बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हैं कि आज मैं इस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, क्या मैं सक्सेसफुल होऊंगा नहीं होऊंगा। तो बहुत ज़्यादा एंजाइटी होने लग गई। मुझे लगता है क्या मैं सक्सेसफुल कर पाऊँगा नहीं, पास हो पाया नहीं हो पाया। एंड कुछ सिनेरियो ऐसे होते हैं जहाँ पे कि नौकरी नहीं लग रही है, कॉलेज लाइफ में है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी डिप्रेशन है, अकेले रहते हैं, किसी से डिस्कस करने के लिए कोई नहीं है। उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? हमें लगता है कि मुझसे डील नहीं हो रहा है, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि हम मदद करें, चाहे अपने दोस्त से, चाहे अपनी फैमिली से, चाहे अपने डॉक्टर से। मेरे एक नोन में ही उनके साथ ये एक्सपीरियंस हुआ। उन्होंने अपनी फैमिली में बताया कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। अरे यार, तू बहुत ज़्यादा सोचती है, सोचा मत कर, रोज़ सुबह जल्दी उठाकर 7 बजे। फैमिली कई बार ये नहीं समझती है कि मेंटल हेल्थ इज़ ए पार्ट ऑफ योर ओन बॉडी। फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ हमने नाम अलग अलग दे दिए, है तो हेल्थ का ही हिस्सा। ऐसे ही कमेंट्स की वजह से कभी कभी मानसिक समस्याएं और बढ़ जाती हैं, वो बच्चे डरते हैं डॉक्टर के पास जाने से। तो मैं आपको कुछ बेटर स्लीप के लिए कुछ टिप्स भी मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ तो आप अपने जहाँ सोते हैं, बेड पे, काउच पे, जहाँ पे भी आप सोते हैं, आपका स्लीप का जो स्पेस है, वहाँ सिर्फ सोने के लिए जाना है। स्लीप एंड सेक्स आर द ओनली 2 एक्टिविटीज़ जो कि बेड पे होनी चाहिए। यंग जनरेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है कि हम मास्टरबेशन के एडिक्शन हो गए हैं और बहुत ज़्यादा करने से क्या सर मुझे इश्यूज़ तो नहीं होगा? दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जिस पे हमने बहुत लंबे समय से वेट किया है, मेंटल हेल्थ। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे लोग इस समस्या से गुजर रहे हैं पर बोलने से कतराते हैं। ये हमारी लाइफ का एक पार्ट है जो हम रेगुलर फेस में देखते रहते हैं पर कोई भी डिस्कस करने से डरता है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, एडिक्शन, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो हम डिस्कस ही नहीं कर पाते। हम उन चीज़ से गो थ्रू ज़रूर करते हैं लेकिन बात करने से डरते हैं। आज हमारे साथ हैं ऐसे ही एक्सपर्ट जिन्होंने बहुत से लोगों की लाइफ बदली है, बहुत से लोगों को ट्रीट किया है, उनकी लाइफ के मोटिव को बदला है, जिस मोटिव से वो अपनी लाइफ को देख रहे थे। आइए बात करते हैं डॉक्टर वर्चस्वी मुदगिल से, जो एक कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं एंड 8 साल के एक्सपीरियंस से उन्होंने अपने बहुत सारे पेशेंट्स की लाइफ को बदला है। वेलकम टू द सर। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है सर पॉडकास्ट पे आके? वेरी हैप्पी टू टॉक अबाउट थिंग्स विच आई यूजुअली वांट टू टॉक अबाउट। मेंटल हेल्थ एक ऐसा इशू है, एक ऐसा एस्पेक्ट है जिस पे यूजुअली लोग बात करने से कतराते हैं, और पर सभी, जैसा आपने कहा, हम सभी लोग इन चीज़ों से ज़रूर गुजरते हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी कि वी आर हैविंग ए टॉक ओवर दिस टॉपिक। थैंक यू सर, थैंक यू। बिकॉज आई बिलीव इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू नो दैट कि इनकी लाइफ में क्या क्या सिनेरियो चल रहे हैं, लेकिन हम डरते हैं एक साइकेट्रिस्ट के पास जाने से। डेफिनेटली। जो आपने कहा, एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है कि साइकाट्रिस्ट के पास इंसान जाने से बहुत कतराता है। तो जैसे कहते हैं कि हम जब आग लग जाए तब कुआं नहीं खोदना चाहिए, उसी तरह साइकाट्रिस्ट से तब मिलने जाएं जब सारी चीज़ें बिगड़ जाएं या बहुत ज़्यादा गड़बड़ हों। तो उससे बेहतर है कि जब हमें
कुछ भी प्रारंभिक लक्षण दिख रहे हो या व्यवहारिक दिक्कतें लग रही हो तो मिलना इज़ अ गुड थिंग। सर सबसे पहले तो आज हम ये जानना चाहेंगे कि एक साइकेट्रिस्ट होता क्या है, लाइक राइट, ओके, ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो कि सभी को कंफ्यूज करता है कि एक साइकाट्रिस्ट और एक साइकोलॉजिस्ट में क्या डिफरेंस है। तो मैं इसे थोड़ा क्लियर कर दूं। साइकाट्रिस्ट एक एमडी डॉक्टर होता है जो कि अपनी एमबीबीएस की डिग्री के बाद स्पेशलाइजेशन करते हैं इन द फील्ड ऑफ साइकाट्री। जो साइकाट्रिस्ट होते हैं उनका काम होता है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को पहचान करना, आकलन करना, उनको ट्रीट करना, चाहे दवाइयों के माध्यम से चाहे थेरेपी के माध्यम से। और ये अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं। वहीं हम बात करें साइकोलॉजिस्ट की तो ये भी क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स होते हैं। ये भी अपनी डिग्री ऑब्टेन करने के बाद मेंटल हेल्थ की फील्ड से एसोसिएट हो सकते हैं, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं। और इनका काम होता है मुख्य तौर से बीमारियों का आकलन करना, एवेल्यूएशन करना, असेसमेंट करना और कुछ केसेस में इनको ट्रीट करना थेरेपी के माध्यम से। तो जो साइकाट्रिस्ट होता है वो ट्रीटमेंट मेडिसिन और थेरेपी दोनों फॉर्म से दे सकते हैं, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो प्राइमरली थेरेपी के माध्यम से ही इस काम को आगे करते हैं। दोनों का मोटिव अल्टीमेटली ये है कि हम मेंटल हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं और मेंटल हेल्थ को कैसे बेहतर कर सकें, इसी के लिए ये दोनों फील्ड एग्जिस्ट करते हैं। ओके, सो बेसिकली जो थेरेपीज हम लेने की बात करते हैं तो मेजरली साइकेट्रिस्ट भी देता है और साइकोलॉजिस्ट भी दे सकता है। बिल्कुल, दोनों के लिए ट्रेंड सर्टिफिकेशन होता है और उसके उपरांत ही आमतौर पर हम थेरेपी की बात करते हैं। थेरेपीज बहुत सारे टाइप की होती हैं, तो सभी टाइप्स की थेरेपी में पारंगत होना तो शायद मुश्किल होता है। तो सर्टिफिकेशन कुछ पर्टिकुलर टाइप्स की थेरेपी में भी हो सकता है या कोई व्यक्ति चाहे तो एक से ज़्यादा में भी कर सकता है। और थेरेपी को लेकर कई लोगों के मन में एक वो डाउट होता है कि हमें काउंसलिंग करवानी है, हमें थेरेपी करवानी है। सो बेसिकली काउंसलिंग एंड थेरेपी आर डिफरेंट। सिर्फ बातचीत करने को हम थेरेपी नहीं कहते हैं। थेरेपी बहुत ही एक स्ट्रक्चर्ड तरीका होता है जिससे हम बीमारी को समझते हैं, उसके क्या ऐसे फैक्टर्स जो बीमारी को बनाए रखने में मदद कर रहे हैं और उनको कैसे ठीक करना, इस तरीके से हम आगे बढ़ें, इस चीज़ को हम थेरेपी कहते हैं। और थेरेपी सीखने में और करने में काफ़ी समय लग जाता है, तो एक काफ़ी इंटेंसिव रिसोर्स है जो कि काफ़ी हेल्पफुल भी है। ग्रेट सर, ग्रेट। एंड सर साइकेट्रिस्ट बेसिकली क्या क्या सिम्टम्स और क्या क्या डिसीजेस को देखता है? राइट, साइकाट्रिस्ट जैसे मैंने कहा कि मेंटल हेल्थ इश्यूज जितने भी होते हैं उनको देखते हैं, तो इनको अलग अलग भागों में हम बांट सकते हैं। अगर हम एक वयस्क या अडल्ट की बात करें तो अडल्ट साइकाट्री से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, जैसे कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, फोबियाज, ओसीडी, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स, कन्वर्जन डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर। अगर हम एडिक्शन की बात करें तो सभी प्रकारों के नशों की आदत, जैसे अल्कोहल, कैनबिस, हेरोइन यूज़, कोकेन यूज़, सभी प्रकार के एडिक्शंस, गेमिंग एडिक्शन, इंटरनेट एडिक्शंस, सेक्सुअल एडिक्शंस, ये सारी चीज़ें साइकाट्रिस्ट देखते हैं। अगर हम चाइल्ड के साइकाट्री के बारे में बात करें तो ये भी एक अलग फील्ड है, जैसे कि बच्चों से रिलेटेड बीमारियां कुछ जो कि बचपने से भी हो सकती हैं, जैसे ऑटिज़म, ADHD, लर्निंग डिसेबिलिटीज़, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, और कुछ बच्चों में होने वाली मानसिक समस्याएं जैसे कि बच्चों का डिप्रेशन, बच्चों के एंग्जाइटी डिसऑर्डर एंड OCD। अगर हम बात करें वयस्क के अलावा, बच्चों के अलावा बुज़ुर्गों की, वृद्ध अवस्था की समस्याएं अलग होती हैं, जैसे डिमेंशिया, पार्किंसन डिसऑर्डर, उनसे संबंधित न्यूरोसाइकेट्रिक दिक्कतें, बुज़ुर्गों में होने वाला डिप्रेशन और एंग्जाइटी। और इनके अलावा साइकाट्रिस्ट हेडेक्स और सेक्सुअल हेल्थ के लिए भी काम करते हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक ओवरलैपिंग फील्ड है, जो कि एक साइकाट्रिस्ट और एक न्यूरोलॉजिस्ट और एक साइकोलॉजिस्ट मिलकर करते हैं। तो देखिए, कोई भी फील्ड इंडिविजुअल नहीं होती है, एक टीम होती है, जो कि हम अल्टीमेटली मोटिव यही होता है कि हम मरीज़ को अच्छा करें। वेरी गुड सर। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो हम समझते हैं कि ये शायद कोई स्पेसिफिक डॉक्टर ही देखेगा, बट कहीं ना कहीं वो ओवरलैप करती है एंड हर कोई इसको देख सकता है। वेरी गुड। एंड सर जैसे भी आपने बात की चाइल्ड साइकेट्रिस्ट की, सो आजकल जब हम देखते हैं यंग जनरेशन में बेसिकली मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा एक कंसर्न आ गया है एंड यंग जन पॉपुलेशन ये बहुत इन चीज़ों से गुजर रही है। जब हम बात करते हैं हर किसी से तो वो बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फील हो जाता है, मैं अब डिप्रेशन में हूँ। एंड सर उस चीज़ से कैसे डील करते हैं? राइट, ओके। सो एक आजकल
टैग या लेबलिंग ज़रूर हो गई है। मैंने ऐसा महसूस किया है कि आजकल की जनरेशन बिल्कुल भी रेजिलियंस नहीं है। आजकल की जनरेशन को तो कुछ ज़रा सा कह दो तो बुरा लग जाता है, डिप्रेस हो जाते हैं, सुसाइडल हो जाते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, समय के साथ व्यक्ति की भावनाएं, व्यक्ति के व्यवहार, व्यक्ति का सोच विचार बदलता है। हर जनरेशन के अपने कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान होते हैं। आज से 50 साल पहले के नॉर्म्स, हाँ, उस समय की पेरेंटिंग और अभी की पेरेंटिंग में बहुत अंतर है ना। पहले बच्चों को डांटना मारना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, पर अगर इस समय हम बात करें तो उनको ऊंची आवाज़ में भी कुछ कह दे तो बुरा लग जाता है ना। अभी आपने रिसेंटली शायद पेपर में पढ़ा होगा, बच्चों को खेलने नहीं दिया तो कोई बहुत बड़ा कदम उठा लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, घर से भाग जाते हैं, चोरी कर लेते हैं, नशे की आदतों में पड़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पहले ज़माने के बच्चे और आजकल के बच्चे अलग हैं। पहले ज़माने का एक्सपोजर अलग था। पहले ज़माने में जो रीच थी, जो अवेलेबिलिटी थी मोबाइल की, स्मार्टफोन्स की, इंटरनेट की, वो अलग थी और अब अलग है ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि अभी की जनरेशन किसी भी प्रकार से कम है या किसी भी प्रकार से ज़्यादा है। हर जनरेशन अपने अनुसार अपने आप को ढालती है। तो आपने जो कहा कि अभी डिप्रेशन की समस्या ज़्यादा हो रही है या ऐसा है, तो मुझे लगता है हाँ, डेफिनेटली आजकल का जो लाइफस्टाइल है उसमें स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा है, और यही स्ट्रेस कहीं ना कहीं आगे चलकर अगर लंबे समय तक बने रहे तो मानसिक समस्याएं बन सकता है। डिप्रेशन की समस्या हो सकती है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। एक अच्छी बात इस जनरेशन की है कि अभी की जनरेशन वोक है, यानी कि अपने बारे में, अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने से कतराती नहीं है। और टू बी वेरी फ्रैंक, मोस्टली जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो इसी एज ग्रुप के होते हैं, 18 to 30 ईयर्स वाले। ये बच्चे या ये यंग जनरेशन जो हैं, उन्हें काफ़ी हद तक समझ होती है कि हमारे साथ जो अभी हो रहा है, हम पहले ऐसे नहीं थे और अभी हमारे बिहेवियर में चेंज है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है। सर, आपने जैसे बेसिकली बोला कि 18 से 30 एज के बेसिकली पेशेंट्स आपके पास ज़्यादा आते हैं, दे आर मोर अवेयर, सो इट्स रियली गुड दैट पीपल आर मोर अवेयर अबाउट इट। पर हम उन पे भी जाएंगे जो बेसिकली इन चीज़ों को लेके अवेयर तो हैं पर बात करने से कतराते हैं, एंड वो लोग इन चीज़ों से बहुत लंबे समय तक सर्वाइव करते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि हमें साइकेट्रिस्ट के पास जाके दिखाना भी है। उन्हें ऐसा लगता है कि हमने किसी साइकेट्रिस्ट को दिखा दिया मतलब हम पागल हैं। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है। इंडिया में खासकर मेंटल हेल्थ से रिलेटेड स्टिग्मा एक आडंबर बना हुआ है कि साइकेट्रिस्ट के पास तो सिर्फ पागल ही जाते हैं। तो मैं क्लियर करना चाहूँगा कि किसी भी बीमारी को आधा इंसान तभी ठीक कर पाता है जब उसे समझता है। उदाहरण के तौर पर, अगर मुझे हाइपरटेंशन है, बीपी की बीमारी है, मुझे पता है मुझे बीपी है, तो मैं नमक कम खाऊंगा, मैं रेगुलर एक्सरसाइज करूंगा, मैं टाइम पर सोऊंगा, अनावश्यक स्ट्रेस नहीं लूँगा, ट्रैवलिंग अपने अनुसार करूँगा। तो मुझे क्योंकि पता है तो मैं उसके लिए कदम उठा सकता हूँ। आपने जो कहा कि कई लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, हमें समझ आ रहा है, बस वो मानने को तैयार नहीं है, वो उसको ढकने में लगे हुए हैं कि नहीं, मुझे तो कुछ हो ही नहीं सकता, मुझे पहले नहीं हुआ तो अब कैसे हो सकता है, मैंने तो इससे बड़ी बड़ी समस्याएं देखी हैं, तो मुझे ये कैसे हो सकता है। तो इसका एक बहुत आसान सा उत्तर है, आप एक बाल्टी को इमेजिन कीजिए, उसमें एक नल चालू कर दीजिए, वो बहुत बड़ी बाल्टी है, तो जब तक उस बाल्टी को भरने का समय नहीं आ गया या फिर हम उसे मग्गे से खाली करते जा रहे हैं तो सारी चीज़ें अच्छी हैं। पर मान लीजिए किसी कारण वहाँ पर 2-3 नल चालू कर दें या हम पानी निकालना छोड़ दें तो वो ओवरफ्लो हो जाएगी। उसी तरह मेंटल हेल्थ होती है, जो हमारा एक थ्रेशोल्ड है, जो एक स्ट्रेस को झेलने की क्षमता है, वो एक लेवल तक होती है हर व्यक्ति की। तो हम ये कहें कि पहले तो हम ये कर पा रहे थे, पहले तो हमने इससे बड़ी समस्याएं भी झेल ली हैं, अब ऐसा कैसे हो रहा है, तो वो बाल्टी तब तक भरी नहीं थी। अब छोटे छोटे स्ट्रेस से भी हमें मानसिक समस्या होने का रिस्क हो सकता है। तो दैट्स द मेन डिफरेंस। एंड जैसे सर बेसिकली हम बात कर, ऑब्वियसली हमारी बात हो रही है मेंटल हेल्थ पे, एंड मेंटल हेल्थ को सर इन जनरल वे हम कैसे स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं और कैसे पॉजिटिव रख सकते हैं हमारी मेंटल हेल्थ को? बिल्कुल। सो एक बहुत कॉमनली अवॉइडेड इशू जो है आजकल हम देखते हैं कि मेंटल हेल्थ पे बात करने से तो लोग कतराते ही हैं। हम मेंटल हेल्थ इशू काफ़ी बढ़ जाता है तब जाते हैं। आपने जो बात की है पॉजिटिव साइकोलॉजी या पॉजिटिव मेंटल हेल्थ की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव मेंटल हेल्थ ये कहती है कि हमें सिर्फ बीमारी को ठीक नहीं करना है ना। जैसे कि हम जब गर्मियों का समय आने लगता है, मच्छर होने लगते हैं, तो हम क्या करते हैं कि जब डेंगू मलेरिया हो जाए तब ठीक करें या पहले से ही वो नालियाँ साफ़ कर दें, गड्ढे साफ़ कर दें। तो प्रिवेंशन की बात होती है। तो हमें भी साइकेट्रिक कंडीशंस को होने से पहले ही ठीक करना है, प्रिवेंशन लेना है कि हमें कोई मानसिक समस्या ना हो।
सो पॉजिटिव साइकोलॉजी मीन्स कि हमारा रेजिलियंस कैसा है, हम अपने हमारी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करें, हम अपनी हॉबीज़ को रेगुलरली इस्तेमाल में लाएं, हम अपने एक सोशल सर्कल अच्छा रखें, अनावश्यक रूप से एक टॉक्सिक कल्चर हो वहाँ पर बने ना रहें। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी का अर्थ ये है कि हम मेंटल इशू होने पर ही अपने आप को ठीक ना करें, रादर इस डायरेक्शन में काम करें कि हमें मानसिक समस्या उत्पन्न ही ना हो। सो दैट इज़ पॉजिटिव साइकोलॉजी। पॉजिटिव एंड मतलब आपके कहने का जहाँ तक मैं मीनिंग समझ पा रहा हूँ कि यदि हमें इन बेसिक चीज़ों से यदि हम गो थ्रू कर भी रहे हैं तो सबसे पहले ही हम हमारे डॉक्टर को कंसल्ट कर लें एंड उन समस्याओं से हम आगे ना बढ़ाएं, पहले ही उसका ट्रीटमेंट कर लें। राइट। जैसे कि मान लीजिए मुझसे कोई छोटी मोटी गलती हो जाती थी बचपन में, तो मैं मम्मी के पास जाता था, मैं बोलता था कि मम्मी मुझसे गलती हो गई। तो हर बार तो नहीं मम्मी मुझे डांटती थी, कभी समझा भी देती थी, मुझे गाइड कर देती कि बेटा आगे से ऐसा करना है या ऐसा करना है। तो हर समस्या का उत्तर कोई बहुत बड़ी दिक्कत हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि आप साइकाट्रिस्ट से मिलें, वो आपको एक गाइडेंस दे दें, या किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मिलें, आपको उस बारे में एक रीअश्योरेंस मिले, काउंसलिंग मिले, तो वो समस्या आगे बढ़े ही ना। पर अगर वही चीज़ आप अपने मन में रखेंगे, आप उसको किस तरीके से देखते हैं, क्या परसीव करते हैं, उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मिलने के लिए आपको समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ने का वेट नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमें अपने रूटीन चेकअप्स कराते हैं ना, शुगर बीपी चेक कराते हैं, अपने फिजिशियन से मिलते हैं, उसी तरह इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू मीट साइकाट्रिस्ट। एक फैमिली साइकाट्रिस्ट होना भी कोई बुरी बात नहीं है। राइट सर। एंड सर जैसे अब आजकल बहुत से लोग हैं जो इन सब चीज़ों से गुजरते हैं, जाते नहीं हैं, आज हमने जैसे भी बात कर रहे हैं, एंड उन लोगों तक हम कैसे आपका ये पॉजिटिव मैसेज पहुंचा पाएँ कि एक साइकेट्रिस्ट सिर्फ पागलों का डॉक्टर नहीं होता है, एक साइकेट्रिस्ट एक बेसिक डॉक्टर है जिस पे आप जब भी आप जाएं उनसे मिल सकते हैं। राइट। देखिए, इसका एक उत्तर आसान भी है और एक डिफ़िकल्ट भी है। इसको मैं एक एनालॉजी से समझता हूँ कि आपने कहा कि इन लोगों को कैसे समझाया जाए। तो मेरा यह मानना है कि एक पौधे और एक पेड़ में दिशा दिखाना पौधे को ज़्यादा आसान होती है, पेड़ को दिशा दिखाने में मुश्किल आती है। तो उसी तरह जो ऑलरेडी अपने माइंड में सेट रखते हैं चीज़ें, या ओल्ड जनरेशन के हैं, या इस चीज़ों को एक मेंटल हेल्थ स्टिग्मा के साथ देखते हैं, उनको एकदम से बदलाव लाना, एक्सेप्टेंस लाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। क्योंकि मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना एक कॉमन चीज़ नहीं थी। आज से हम 10-15 साल पहले की भी बात करें तो इट वाज नॉट अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस कि हम मेंटल हेल्थ इश्यूज़ पे बात कर रहे हैं। अब तो वर्क प्लेसेस पे, कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल्स में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, हर जगह इस बारे में बात होती है। एंड वी आर सीइंग अ पॉजिटिव चेंज। ऐसा नहीं है कि जो ओल्ड जनरेशन के हैं या थोड़े बड़े एज के हैं वो लोग नहीं आते, वो लोग भी आते हैं, वो भी समझते हैं कि जो परेशानी है। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर किसी भी व्यक्ति को खुद में, अपने परिवार के या अपने फ्रेंड्स के किसी भी व्यक्ति में कोई व्यवहार में अंतर लग रहा है, आपको लगता है कि वो थोड़ा अलग अलग रहने लग गया है, उसके पहले की तरह सोचने समझने का तरीका बदल गया है, बहुत सेंसिटिव हो गए हैं, तो इस बारे में अगर उनको एक साइकाट्रिस्ट के पास या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास ले जाया जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। उन्हें मोटिवेट करना कई बार ज़रूरी है, और कभी कभी हमें ज़बरदस्ती करके भी ले जाना पड़े तो इसमें कोई बुराई नहीं। जैसे होता है ना, कभी कभी हम बीमार हैं, बहुत बुखार है, फिर भी नहीं जा रहे, तो मम्मी लेके जाती है, घर वाले लेके जाते हैं, पापा लेके जाते हैं कि नहीं चलो तुम्हें ले जाएंगे, है ना। तो उसी तरह अगर हमें लगता है कि ये इनके बेटरमेंट के लिए, तो बिल्कुल हमें उन्हें मोटिवेट करना चाहिए कि एक साइकाट्रिस्ट से ज़रूर मिले। राइट सर। और मुझे लगता है यदि हम किसी फैमिली मेम्बर को नहीं बता पा रहे हैं तो एक दोस्त हमारा जो होता है वो ज़रूर हमारी हेल्प करता है इसमें। बिल्कुल। आजकल की जनरेशन एक मेंटल हेल्थ बडी रखती है, यानी कि रात के 2 बजे मन अच्छा नहीं है, परेशान हो रहे हैं, तो अपने दोस्त से कॉल करके बात कर रहे हैं। ये एक लेबल है, आज से पहले भी होता था। जो लोग टपरी पे बैठ के चाय पी रहे हैं, ऑफिस में गॉसिप कर रहे हैं, बाहर घूमने जा रहे हैं, सैटरडेज़ को पार्टी कर रहे हैं, ये भी एक तरह का स्ट्रेस रिलीवर ही है ना। आप किस तरह से इन चीज़ों को डील करते हैं, स्ट्रेस सबकी लाइफ में, देखिए स्ट्रेस को और एनवायरनमेंट को चूज़ हम एक लिमिट तक ही कर सकते हैं। हम अपने फैमिली को, अपने वर्क प्लेस को इमीडिएटली तो बदल नहीं सकते हैं। तो उससे डील कैसे करना है, अडेप्ट कैसे करना है, यही पॉजिटिव साइकोलॉजी है कि हम अपनी कोपिंग स्ट्रेटेजी को, हमारी किसी भी परिस्थिति को झेलने की क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं। और ये हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। कोई एकांत में बेटर पीस फील करता है, कोई दोस्तों के साथ अच्छा फील करता है। तो किसी भी तरीके से अगर हम अपने मेंटल हेल्थ पे काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज के थ्रू, डाइट के थ्रू, सोशल ग्रुप्स के थ्रू, जैसे आपने कहा अपने दोस्तों से बात करके, तो एक बहुत पॉजिटिव इंटेंट है और एक पॉजिटिव स्टेप। वेरी गुड सर। सर जैसे भी आपने बात की कि पार्टीज़ कर सकते हैं, हम दोस्तों के साथ जाते हैं, वो भी एक स्ट्रेस रिलीफ ही होता है। बिल्कुल। बट जो लोग सर बहुत ज़्यादा पार्टी करने लग जाते हैं,
मैं आ रहा हूँ एडिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू पे, जहाँ पे हम दोस्तों यारों में समझते हैं कि मैं कल दारू छोड़ दूंगा, मैं कल पीना छोड़ दूंगा। लोग सिगरेट बोलते हैं कि अभी तो यार मैं सिर्फ दिन के 2 या 3 ही पीता हूँ मैं छोड़ दूंगा। सो उस वो एडिक्शन है या उनका एक ये अवॉइडेंस है कि ये मेरा एडिक्शन नहीं है, ये एक जस्ट नॉर्मल है, मैं जब छोड़ना चाहूँ छोड़ सकता हूँ। राइट। सो देखिए, एडिक्शन एक बहुत बड़ा इशू है, एक बहुत बड़ा पॉलिसी मैटर है, गवर्नमेंट के लिए भी, फैमिलीज़ के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी। एडिक्शन जहाँ तक मुझे लगता है उसको सिर्फ एक आदत की तरह ना देखकर एक मानसिक समस्या की तरह देखना चाहिए। हम अगर समझें कि शराब पीने की आदत, गांजा पीने की आदत, स्मोकिंग की आदत अगर सिर्फ हमारे शरीर को इम्पैक्ट कर रही है तो ऐसा नहीं है, वो हमारे माइंड को, हमारे कॉग्निशन को, हमारे फोकस को, हमारे बिहेवियर को भी इम्पैक्ट करती है। कुछ लोग होते हैं शायद जो लंबे समय से नशा कर रहा है और उन्हें कुछ नहीं हो रहा है, पर हर किसी का संरचना, हर किसी का शरीर एक जैसा हो ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि एडिक्शन को पहली चीज़ तो बढ़ावा नहीं देना चाहिए। किसी भी प्रकार का एडिक्शन इज़ नॉट गुड। कुछ पॉजिटिव एडिक्शंस होते हैं, जैसे वर्कआउट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। देखिए, दोस्तों से मिलना और पार्टी करना का अर्थ सिर्फ शराब पीना नहीं है, वो एक तरह का एक्सक्यूज़ है। ये बहुत कॉमनली हमने देखा है अल्कोहलिक्स में कि अरे आज तो दोस्त का पार्टी था, दोस्त का बर्थडे था इसलिए पी लिया, अरे आज वाइफ से लड़ाई हो गई इसलिए पी लिया, आज बॉस ने डांट दी था इसलिए पी लिया, आज कुछ भी नहीं है, मौसम अच्छा है इसलिए पी लिया। तो ये कुछ क्यूज़ होते हैं। व्यक्ति बाहरी चीज़ों पर इनको मढ़ देता है कि ये रीज़न की वजह से मैं शराब पी रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो एडिक्शन के लिए अगर हम छोड़ना चाहते हैं वो याद रखनी चाहिए कि कोई भी नशा करने का निर्णय है वो मेरा स्वयं का है, मेरा खुद का है। नोबडी इज़ फोर्सिंग मी टू डू दैट, है ना। आगे चलकर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि इंसान खुद को रोक नहीं पाता है, उनको विड्रॉल होने लगता है, हाथ कँपा रहे हैं, भूख नहीं लग रही है, एकदम तलब मच रही है। तो ऐसी कंडीशंस में हमें डेफिनेटली डॉक्टर की हेल्प और एक साइकेट्रिस्ट की हेल्प लगती है। बट इनिशियल स्टेजेस में भी हमें खुद को ये ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि एडिक्शन एक मानसिक समस्या है, वो हमारे दिमाग में भी बदलाव लाता है, हमारे सोचने के तरीके में भी बदलाव लाता है, और एडिक्शन शुरू करने की भी हमारी ही फैसला था, तो छोड़ने का भी फैसला हमारा ही होगा। ये जो पीयर प्रेशर है, जो एक वर्क कल्चर है या अल्कोहल का एक्सेप्टेंस है, वो अपनी जगह है, पर हम कभी भी इस चीज़ से बाहर निकलना चाहें तो डेफिनेटली हेल्प अवेलेबल है। एंड सर, आपके पास बेसिकली एडिक्शंस के कौन कौन से पेशेंट्स आते हैं, मतलब क्या क्या समस्याएं लेके आते हैं आपके पास? राइट। सो मोस्ट कॉमन जो इंडिया में सब्सटेंस यूज़ है वो अल्कोहल है। साइकाइट्रिस्ट के पास अल्कोहल के अलग अलग प्रकार के केसेस आते हैं, और मैं क्लैरिफाई कर दूं, बियर भी अल्कोहल ही होती है। कई लोग बोलते हैं नहीं नहीं सर हम तो बियर पीते हैं, तो सर, बियर को अल्कोहल मानते ही नहीं है लोग। राइट, बियर को नहीं मानते। उसी तरह हम 4 नशे पूछ भी लेंगे तो बोल देंगे आप ये करते हैं, नहीं नहीं हम कोई नशा नहीं करते हैं। अच्छा, तंबाकू? हाँ, तंबाकू ज़रूर खाते हैं। तो तंबाकू खाना भी एक नशा है। किसी भी प्रकार का अल्कोहल का सेवन, टोबैको का सेवन, निकोटीन यूज़ जो हो रहा है, कैनबिस यूज़ जो हो रहा है, ओपियोइड्स यानी कि अफीम, मॉर्फिन, हेरोइन, कोकेन, LSD, एम्फेटामीन्स, नींद की गोलियों का सेवन, ये सारे अलग अलग प्रकार के नशे हो सकते हैं, और हर किसी का ठीक करने का, इलाज का तरीका अलग होता है। कुछ नशे काफ़ी एडिक्टिव होते हैं जिनको छोड़ पाने में बहुत दिक्कत होती है। कुछ नशे बहुत आसानी से छोड़े जा सकते हैं, पर उनके ऊपर मानसिक रूप से हमारा एक डिपेंडेंस हो जाता है, जिसको हम साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस कहते हैं। तो अल्टीमेटली नशे को छोड़ा जा सकता है, चाहे वो हम खुद की अपनी इच्छा शक्ति से करें, डॉक्टरी मदद के साथ करें, फैमिली सपोर्ट के साथ करें, एडिक्शन सेंटर्स की हेल्प के साथ करें। हमारा मोटिव ये है कि हम इस नशे की आदत से बाहर निकलें। जब नशे की बात हो रही है तो मैं ये भी बताना चाहूँगा कि नशा एक रोड की तरह, नशे को छोड़ना, डी एडिक्शन। जब हम इंदौर से भोपाल जा रहे हैं तो हमें रोड मिलती है, बहुत अच्छी भी मिलती है, उसमें स्पीड ब्रेकर्स भी आते हैं, उसमें गड्ढे भी आते हैं, उसमें टोल टैक्स भी आते हैं, उसमें बहुत अच्छे अच्छे ढाबे भी आते हैं। तो जर्नी ऑफ डी एडिक्शन इज़ लाइक दैट, कि कभी बहुत स्मूथ चलेगा, कभी लगेगा कि मुझसे हैंडल नहीं हो रहा, कभी मुझसे गलती हो कि एक आध बार शराब पीने में भी आ जाएगी, पर हमें ये होप लूज़ नहीं करना है कि मैं अब हमेशा ऐसा रहूँगा। ये मेरे से गलती हुई है, इसे एक्सेप्ट करना है और अपने पुराने पैटर्न में नहीं जाना है। ठीक है, तो इसके लिए कई सारी फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं, जैसे कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, सोशल ग्रुप्स होते हैं, अल्कोहलिक एनोनिमस, नारकोटिक्स एनोनिमस,
गवर्नमेंट की मेंटल हेल्थ हेल्पलाइंस होती हैं, साइकाट्रिस्ट अवेलेबल होते हैं। तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना है कि अगर मैं इस बार एक लत में फंस गया हूँ तो कभी ठीक नहीं होऊंगा, या मैंने एक दो बार छोड़ने की कोशिश की या मुझसे नहीं छूट रहा है। दैट इज़ नेवर द केस। एंड सर, जैसे भी आपने बात की कि डी एडिक्शन छोड़ना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, पर जो बेसिकली हैवी एडिक्टर्स हैं, जो बहुत समय से पी रहे हैं और वो वाकई में छोड़ना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि मेरी मेंटल हेल्थ या मेरी ओवरऑल बॉडी मेरे को अब सपोर्ट नहीं कर रही है क्योंकि एडिक्शन का लेवल ही उस लेवल पे पहुंच चुका है। राइट। सो उन्हें हमेशा ये लगता है कि नहीं, मुझे एडिक्शन सेंटर ही जाना पड़ेगा। सो ये ज़रूरी है कि एडिक्शन सेंटर ही जाके वो चीज़ छूटती है या साइकेट्रिस्ट उसमें हेल्प करता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बहुत कॉमन मिथ है कि डी एडिक्शन के लिए भर्ती होना ही आवश्यक है। लगभग 70 to 80% केसेस को, जिनका एकदम सीवियर कंडीशन ना हो, खासकर मैं विड्रॉल की बात कर रहा हूँ कि व्यक्ति को एकदम भर्ती होकर बॉटलें चढ़ाने की या आईसीयू की स्थिति ना उत्पन्न हो रही हो, तो ऑलमोस्ट 70-80% केसेस को हम कम्युनिटी में ओपीडी बेसिस पे ट्रीट कर सकते हैं। ये एक एम्स के द्वारा कंडक्टेड स्टडी ने भी पाया था कि मैक्सिमम लोगों को ओपीडी बेसिस पर या दवाइयों के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। सो ये मिथ अपने मन से हटा देनी चाहिए। हाँ, पर अगर हम इलाज घर पे कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक छूट मिल गई है हमको। एडिक्शन सेंटर्स का एक ये एडवांटेज होता है कि एक कांस्टेंट सुपरविजन है, निगरानी है, और परिवार वाले भी निश्चिंत हो जाते हैं कि भाई अब तो वहाँ पर है। पर हम कई बार पेशेंट के मेंटल हेल्थ के बारे में नहीं सोचते कि घर से दूर है, जब उसको सपोर्ट की ज़रूरत थी वहाँ पर उनका के साथ कैसा बिहेवियर हो रहा है, आसपास में जो लोग हैं वो किस प्रकार का नशा करते हैं, उनसे कैसी बातचीत होती है। व्यक्ति के मन में एक नकारात्मक, एक होपलेसनेस आ जाती है कि यार मैं तो ये साइकिल बनी रहती है, मैं कुछ गड़बड़ करता हूँ, मुझे एडिक्शन सेंटर में डाल देते हैं। तो इससे हम बाहर आ सकते हैं। डेफिनेटली एडिक्शन सेंटर्स का अपना एक यूज़ है, उनकी एक यूटिलिटी है, और बहुत सीवियर केसेस में उनका इम्पॉर्टेंस होता है। बट जैसे मैंने कहा, मैक्सिमम केसेस कैन बी डेल्ट विथ ओनली विथ मेडिकेशंस एंड थेरेपी एंड साइकोसोशल सपोर्ट। ओके सर, जैसे भी आपने बात की मेडिकेशंस की, कई बार ये भी एक मिथ है कि जो हमें साइकेट्रिस्ट मेडिकेशंस देता है तो उससे नींद बहुत आ जाती है, या उसका एडिक्शन तो नहीं हो जाएगा हमें, ज़ॉम्बी बन जाते हैं। हाँ ज़ॉम्बी बन जाते हैं। राइट। सो वेरी कॉमन मिथ कि मानसिक रोग की दवाइयाँ जो होती हैं वो उनसे नींद आती है, नींद की गोलियाँ ही देते हैं। तो मैं सबको क्लियर कर देना चाहता हूँ, पहली चीज़ तो हर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के लिए दवाइयों की आवश्यकता नहीं होती है ना। तो अगर आप ये सोचते हैं कि साइकाइट्रिस्ट के पास जाएंगे तो वो सिर्फ दवा ही देंगे या दवाइयाँ बहुत सारी दे देंगे और हमारी कभी नहीं छूटेंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेंटल हेल्थ कंडीशंस के लिए, अलग अलग कंडीशंस के लिए दवाइयों का अलग अलग टाइप से यूज़ किया जाता है। डेफिनेटली दवाइयाँ एक एसेंशियल एस्पेक्ट हैं, एक बहुत आवश्यक चीज़ है। जैसे मैं बहुत बेसिक सा एक एग्जांपल दूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई व्यक्ति हार्ट अटैक के साथ आता है तो मैं उस समय तो उसको ये नहीं कहूँगा ना कि जाओ तुम अच्छे से एक्सरसाइज किया करो, तला खाना मत खाओ, योगा करो। उस समय तो मुझे उसको ट्रीट करना ही पड़ेगा। तो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, अगर कोई सीवियर कंडीशन में है, एकदम पैनिक एपिसोड्स चल रहे हैं, कोई बहुत गंभीर स्थिति में है, सुसाइडल है, तो दवाइयाँ देनी ही पड़ती हैं। पर दवाइयाँ हमेशा चलती हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। अलग अलग बीमारियाँ अलग अलग समय तक दवाइयों का यूज़ रखती हैं। जैसे हम आमतौर पे बात करें, डिप्रेशन का 6 to 9 मंथ्स तक इलाज चलता है। हो सकता है व्यक्ति 1-2 महीने में पूरी तरह अच्छा हो जाए, बट एक कोर्स जो हम कंप्लीट करते हैं वो यूजुअली इतने समय तक चलता है। नंबर 2, अगर हम बात करें एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, वो भी सिमिलर एक समय में कुछ महीनों में बंद हो जाती हैं। कुछ तो बिना दवाइयों के ही सिर्फ थेरेपी या काउंसलिंग के साथ बेटर हो जाते हैं। जैसे हम बात करें, एडजस्टमेंट इश्यूज़ हैं, ब्रेकअप्स हैं, जॉब लॉस हो रहा है, माइल्ड एंग्जाइटी है, माइल्ड डिप्रेशन है, तो उनको बिना दवाइयों के भी ठीक किया जा सकता है। दवाइयाँ अगर बहुत ज़्यादा नींद ला रही हैं या दवाइयों को आपको लग रहा है कि नींद ज़्यादा आ रही है, तो ऑलवेज टॉक टू साइकाट्रिस्ट। दवाइयाँ मदद के लिए दी गई हैं। जैसे कोई घर बनता है तो उसकी नींव बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए ना। तो अगर आपकी बायोलॉजी ठीक नहीं है तो साइकोलॉजी पे काफ़ी वर्क करने के बावजूद भी दिक्कत हो सकती है। तो उसी तरह बायोलॉजी को स्ट्रांग इंटरनली मेडिसिन से किया जा सकता है। दवाइयों के मिनिमल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं क्योंकि लंबे समय तक देने की आवश्यकता कई बार पड़ती है, तो इनकी सेफ्टी प्रोफाइल बहुत अच्छी होती है। ये कुछ समय तक चलती हैं, कुछ केसेस में लंबे समय तक भी चलती हैं, और इनकी आदत पड़े ऐसा आवश्यक नहीं है। बहुत मिनिमल 2-5% ही ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनकी आदत पड़ सकती है, वो भी अगर आप बिना डॉक्टरी सलाह के लंबे समय से खुद से खाते रहो। तो ज़्यादातर दवाइयों को डॉक्टर अपने निगरानी में धीरे धीरे करके बंद कर देते हैं और फिर उनकी कभी आवश्यकता नहीं भी पड़ती। सर, अभी जैसे आपने बात की हार्ट अटैक की, आपने बात की डिप्रेशन, एंजाइटी की,
ऐसा बहुत से केसेस में देखने को मिलता है कि लोगों को डिप्रेशन है इस चीज़ का, या एनजाइटी है कि फैमिली हिस्ट्री में मेरे को किसी को हार्ट अटैक आया हुआ है, तो मुझे भी आ सकता है क्या। एंड इन एनजाइटी के कारण कई बार उनको इम्पैक्ट दिखने लगता है उनके बॉडी में, पर वो समझ नहीं पाते हैं कि मैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाऊँ या क्या करूँ। राइट। सो कई बार जो अभी मैंने कुछ समय पहले अपने जो एक स्ट्रेस की बाल्टी की बात की थी, स्ट्रेस बकेट की, तो स्ट्रेस बकेट जब ओवरफ्लो होता है तो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स का रूप भी ले सकता है, जैसे कि उदास फील करना, मन में बहुत सारे विचार चलना, नेगेटिव सोच आना, खुश ना रहना, कंसंट्रेट ना कर पाना। उसी तरह कुछ फिजिकल सिम्टम्स का रूप भी ले सकता है। तो वो जो फिजिकल सिम्टम्स हैं, ब्रेन के कुछ हिस्सों को ट्रिगर होता है और हमें सांस बढ़ने लगती है, धड़कन बढ़ने लगती है, छाती में भारीपन लगने लगता है, पेट में सारा खून हाथ पैरों में चला जाता है तो उल्टी जैसा महसूस होने लगता है। इन सब के पीछे एक साइंस है। हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है एमिगडाला, वो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। तो कभी अगर वो ट्रिगर हो जाए बिना कारण के, या एंग्जाइटी या डिप्रेसिव डिसऑर्डर के चलते, तो इसके चलते ये सारे हम एंग्जाइटी के सिम्टम्स कई बार महसूस करते हैं। और भी ब्रेन के हिस्से हैं जो एंग्जाइटी को कंट्रोल करते हैं। तो हर फिजिकल सिम्टम एक हार्ट अटैक है या कोई बहुत गंभीर मानसिक बीमारी ऐसा नहीं है। कई बार पैनिक एपिसोड जो, या हम एंग्जाइटी की बात करते हैं, वो बस हमारा मेंटल स्ट्रेस फिजिकल रूप में बाहर आ रहा ओके। है ना। और रही बात आपने कुछ फैमिली हिस्ट्री से संबंधित करी, तो कई लोगों के मन में ये भी डाउट आता है कि अगर हमें कोई मानसिक समस्या है तो क्या हमारे बच्चों को भी होगी, या हमारे माता पिता को तो था कि हमें भी हो सकती है। तो डेफिनेटली अगर एक फैमिली हिस्ट्री है, क्योंकि कई सारी मेंटल हेल्थ कंडीशंस का एक जेनेटिक लोड होता है, यानी कि अगर अनुवांशिकी है, फैमिली में है, तो होने का रिस्क ज़्यादा है। बट ओवरऑल देखा जाए तो डिप्रेशन में अगर आपके फैमिली में किसी व्यक्ति को, करीबी व्यक्ति को, माता पिता भाई बहन में है, तो आपको जनरल पॉपुलेशन से 2 से 3 गुना ज़्यादा रिस्क होता है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर में भी लगभग 2 to 3 टाइम्स रिस्क बढ़ जाता है। अगर हम गंभीर मानसिक बीमारियों की बात करें, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर, तो उनमें भी रिस्क अगर माता पिता में हो तो अप टू 10% तक रिस्क हम में रहता है। और पर सिर्फ जेनेटिक फैक्टर्स ही मायने नहीं रखते हैं। बहुत सारी कंडीशन है, कोई भी मानसिक समस्या 3 फैक्टर्स से मिलकर बनती है: बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल। तो बायोलॉजिकल यानी कि हमारी फिजिकल कंडीशन, हमारी साइकोलॉजिकल यानी कि हमारी सोचने समझने का तरीका, और सोशल यानी कि हमारा एनवायरनमेंट। इन तीनों का आपस में कैसा इंटरेक्शन है, उसके चलते हमारी बीमारी उत्पन्न हो। सर, अभी जैसे आपने बात की स्किज़ोफ्रेनिया की, आपने बाइपोलर की बात की, ये क्या होती है सर? राइट। तो स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर गंभीर मानसिक बीमारियों में आते हैं। तो स्किज़ोफ्रेनिया बेसिकली या साइकोसिस कई जगह टर्म यूज़ होता है। ये एक प्रकार की मेंटल इलनेस है जिसमें व्यक्ति को अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स आते हैं। कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जैसे कि भ्रम होना, जिसको हम डिल्यूजन्स कहते हैं। ऐसा लगना कि कोई मेरे पीछे पड़ा है, मुझे कंट्रोल कर रहा है, मेरे बारे में बातें कर रहा है, मेरी को हानि पहुंचाना चाहता है। या किसी प्रकार का अनुभव होना, जैसे कि कानों में आवाज़ें सुनाई पड़ना बिना किसी आवाज़ के, कुछ दिखाई पड़ना, बातचीत में एकदम बदलाव आ जाना, अपने अपने में रहने लगना। तो स्किज़ोफ्रेनिया के कुछ मुख्य लक्षण होते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया आमतौर पर 1% पॉपुलेशन, जनरल पॉपुलेशन में होती है, और इसको ट्रीटमेंट डेफिनेटली बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। स्किज़ोफ्रेनिया का आमतौर पर एज ऑफ ऑनसेट जो शुरुआत होती है वो यंग एज में होती है, कि 18 वर्ष से 30 वर्ष के बीच में ही ज़्यादातर लोगों को ये बीमारी शुरू हो जाती है। तो यंग बच्चों में अगर ऐसा कोई भी लक्षण देखने में आता है तो इमीडिएटली साइकाट्रिस्ट से मिलना चाहिए। ये एक इग्नोर करने वाली बीमारी बिल्कुल भी नहीं है। रही बात बाइपोलर डिसऑर्डर की, तो बाइपोलर डिसऑर्डर या द्विध्रुवीय बीमारी, ये एक तरह का मूड डिसऑर्डर है। जैसे आपने डिप्रेशन के बारे में ज़रूर सुना होगा, डिप्रेशन में इंसान उदास रहता है, नेगेटिव फील करता है। तो बाइपोलर में 2 पोल्स हैं। एक पोल उदासी वाला या डिप्रेशन वाला है, और एक पोल तेज़ी वाला या मेनिया का है। इसमें व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश रहने लगता है, बड़ी बड़ी सोच विचार आने लगते हैं, बहुत एनर्जेटिक फील करता है, एक साथ कई सारे काम करने की कोशिश करता है, नींद की आवश्यकता महसूस नहीं करता है, खर्चे करने लगता है, कुछ रिस्की बिहेवियर्स करने लगता है, तेज़ गाड़ी चलाना, खर्चे कर देना, गैम्बलिंग करने लग जाना। और ये बीमारी पलटती रहती है, कभी ऊपर कभी नीचे।
हाँ, तो इसका भी इलाज थोड़ा लंबा स्किज़ोफ्रेनिया की तरह लंबा चलता है, और दोनों का इलाज स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर का मेडिकेशंस और थेरेपी के ज़रिए संभव है। क्योंकि एक सीरियस मेंटल हेल्थ कंडीशन है, तो इसको हमें बहुत सिवियरिटी चाहिए और ट्रीटमेंट लेना चाहिए। जी। और इसका सर टाइम स्पैन क्या होता है इस ट्रीटमेंट का? राइट, सो इट डिपेंड्स, है ना। देखिए, मैं अपनी कार को किस तरीके से चलाता हूँ, इससे उसकी लाइफ डिपेंड करती है। उसी तरह हर व्यक्ति जो बाइपोलर डिसऑर्डर का है, वो अपने आप को किस तरीके से रखता है, इस पे बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर हम आमतौर पे बात करें कि किसी व्यक्ति को एक दो साल तक अगर कोई भी ऐसा सिम्टम नहीं आया है, वो अपनी दवाइयाँ रेगुलरली ले रहा है और अपने सोशल लाइफ को और अपने फैमिली लाइफ को काफ़ी हद तक सॉर्टेड रखता है, स्ट्रेस लाइफ में रिलेटिवली लो रहता है, तो दवाइयाँ एक दो साल में बंद की जा सकती हैं। बट अगर इनमें कोई भी फैक्टर गड़बड़ाता है या फिर बायोलॉजिकली कुछ रेजिस्टेंट केसेस होते हैं, तो उसमें बीमारी का इलाज लंबा चल सकता है। आमतौर पर देखा जाए तो स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर थोड़ी लॉन्ग टर्म इलनेसेस हैं और मेडिकेशंस मिनिमाइज हो जाती हैं, कुछ केसेस में बंद भी हो जाती हैं, बट हमेशा ये अपेक्षा करें कि तो जैसे ही ठीक हुए बंद कर दें, तो एक बहुत रिस्की काम है। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं आजकल कि बहुत सारे सिनारियोज़ हम देखने को हमें मिलते हैं। जैसे मैं अभी क्लिप्स बहुत देखता हूँ रील्स पे, यूजुअली हो गया ये, आजकल सोशल मीडिया इंस्टाग्राम बहुत चल रहा है, एंड बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में भी हम पढ़ने को मिलता है कि किसी ने किसी की हत्या कर दी है, कोई बच्चा बिल्डिंग से कूद गया है। सो ये क्या एक मेडिकल या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है या एक नॉर्मल है? राइट, आजकल कई बार हम सोशल मीडिया के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, न्यूज़ के थ्रू कई बार बहुत ग्रूसम या बहुत दिल दहला देने वाली खबरें आती हैं हमारे सामने कि फैमिली मेम्बर ने ही फैमिली मेम्बर को हार्म कर दिया, या बच्चों में कुछ वाद विवाद हुआ और उसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो डेफिनेटली हमें यहाँ पर नॉर्मैलिटी और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के बीच का एक फ़र्क समझना होगा। देखिए, एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है मेंटल हेल्थ का। हर छोटी चीज़ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर नहीं होती। समटाइम्स जो दिख रहा है वही सच है। हर चीज़ को हम ये समझे कि नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ा दर्द है, कोई दुख है, ऐसा आवश्यक नहीं है। कई बार ऐसा होता भी है। तो हर व्यक्ति का सिनेरियो अलग है। कभी कभी स्ट्रेस फील करना, कभी कभी परेशान रहना, फिर ठीक हो जाना, कभी गुस्सा हो जाना, कभी मूड ऑफ होना, ये स्वाभाविक है। एंग्जाइटी फील करना ये स्वाभाविक है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है और ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है। अगर ऐसा ना हो तो वो अजीब है, है ना। हम कोई ज़ॉम्बी नहीं है, हम ह्यूमन हैं, हमारे पास इमोशंस हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर विचार के अनुसार हमारा व्यवहार है तो दैट इज़ ऑलवेज ओके। कि भाई मुझे डांट दिया तो मुझे बुरा लग रहा है ना, तो ये तो ठीक है। एग्जैक्टली। मेरा बर्थडे, मैं खुश हूँ तो ये अच्छी बात है। मेरे कलीग की तरक्की हो रही है, मेरी नहीं हुई, मुझे जेलसी फील हो रही है, नॉर्मल बात है। बट जब ये चीज़ें बिना कारण होने लगें या सिचुएशन वो डिमांड नहीं करती वहाँ पर होने लगे या एक्सेसिव रूप में होने लगे, तो डेफिनेटली ये मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स बन सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कई केसेस में जब कोई बहुत ही गलत तरीके से या ग्रूसम तरीके से कोई क्राइम कंडक्ट होता है, कमिट किया जाता है, तो वहाँ पर कई बार मानसिक समस्याएं होती हैं और खासकर गंभीर मानसिक समस्याएं होती हैं। हम कई बार केसेस देखते हैं तो उनमें क्रिमिनल्स होते हैं जो उनको मानसिक मतलब मेंटल हेल्थ इशू होते हैं, बट ये निर्भर करता है कि क्या वो मेंटल हेल्थ कंडीशन की वजह से वो क्राइम किया गया। उदाहरण के तौर पर अगर किसी व्यक्ति को मेंटल हेल्थ इशू है और स्किज़ोफ्रेनिया है, उसे लगता है उसकी वाइफ का अफेयर है, उसने उसका मर्डर कर दिया, तो देखिए मर्डर करना तो किसी भी कंडीशन में ठीक नहीं है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम मेंटल हेल्थ के ढाल के तहत चीज़ों से बच पाएंगे। डेफिनेटली जहाँ पर आवश्यकता है, जहाँ पर व्यक्ति को समझ ही नहीं थी और उसके चलते कोई क्राइम हुआ है, वहाँ पर मेंटल हेल्थ के चलते लॉ के द्वारा वहाँ प्रोटेक्शन भी दिया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा सिनेरियो और एक स्पेक्ट्रम है जहाँ पर हमें मेंटल हेल्थ को समझना बहुत आवश्यक है। उस दौरान जब क्राइम कमिट किया गया, उस दौरान व्यक्ति की मेंटल हेल्थ कंडीशन कैसी थी, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो कोर्ट ऑफ लॉ है, ऑनरेबल जजेस हैं, वो इस चीज़ का फैसला लेते हैं। सर, जैसे अभी हमने न्यूज़ में सुना है कि एक बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी और उसको काट काट के फ्रिज में रख दिया।
हमने देखा है कि एक जैसे अभी आपने बात की, एक वाइफ का अफेयर चल रहा है किसी के साथ एंड उन दोनों ने मिलके किसी की हत्या कर दी और उसको ड्रम में भर दिया। ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, ये क्या एक साइकियाट्रिक उनका बेसिकली एक डिसीज़ है? राइट। सो देखिए, ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन के बारे में तो मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊँगा। डेफिनेटली वो अभी जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो इस बारे में अच्छे से तफ्तीश कर रहे होंगे। बट अगर कोई भी हम एक रैंडम सिनेरियो की बात करें, कोई जो ऐसा क्राइम किया गया है जिससे पूरी बॉडी को म्यूटिलेट कर दिया है या कुछ छुपाया जा रहा है क्राइम, तो देखिए क्राइम करना कभी भी सही नहीं है, जस्टिफाइड नहीं हो सकता है। कई बार मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं इनके पीछे, कई बार पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कुछ ऐसी बीमारियां, ऐसे मेंटल हेल्थ कंडीशंस, ऐसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सैल होते हैं, ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, बहुत स्वार्थी होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है उन्हें कोई मेंटल हेल्थ इशू है, बट फिर भी उनका व्यवहार ऐसा बन चुका है बहुत सारे फैक्टर्स के चलते, उनके एनवायरनमेंट, उनकी अपब्रिंगिंग, उनकी पेरेंटिंग, उनकी दोस्तियाँ, ये सारी चीज़ें उस स्टेज तक ले आती है उस व्यक्ति को कि वो उस समय इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो मेरा कौन है, मैं इसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट हूँ या ये मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इससे मुझ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, मेरी फैमिली पे क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना। तो जहाँ पर सोच समझ चली जाती है डेफिनेटली, तो मेंटल हेल्थ तो बीच में आ ही जाती है। फिर बात यही आ जाती है कि आपकी मेंटल हेल्थ गड़बड़ होने के बावजूद, इसीलिए कई सारे क्राइम्स प्रिवेंट किए जा सकते हैं अगर लोग पहले से ही इस बारे में बात करें। भाई जैसे आप कह रहे हैं कि पति पत्नी के बीच में विवाद हो गया, भाई पति पत्नी के बीच में विवाद हो गया तो आप अपने घर वालों से बात करें, आप काउंसलिंग लें, थेरेपी लें, और कुछ नहीं तो एक दूसरे को डाइवोर्स दे दें। पर इसका अर्थ ये तो नहीं कि आप एक दूसरे की हत्या कर देंगे। एग्जैक्टली। तो डेफिनेटली हम एक इंडियन कल्चर में कोशिश करते हैं कि एक हमारा फैमिली, एक परिवार बना रहे, और जो कि बहुत पॉजिटिव चीज़ है। बट अगर आपको लगता है कि आपकी कंडीशन इतनी टॉक्सिक हो चुकी है तो कोई भी ऐसा इल्लीगल कदम उठाने से तो बेहतर होता है कि हम मेंटल हेल्थ कंडीशन सीख करें। मेरे पास एक ऐसे पेशेंट आए थे, उनके मन में ऐसे विचार आने लग गए थे कि डॉक्टर साहब मैं तो इतनी परेशान हो गई हूँ अपने हस्बैंड से, कभी कभी लगता है उनको जहर मिला के पिला दूँ। तो उन्हें हमने काउंसिल किया, उनके फैमिली मेम्बर्स को बुलाया, और फ्रैंकली अभी वो अपने हस्बैंड के साथ काफ़ी राज़ी खुशी रहती हैं, क्योंकि उनको जो स्ट्रेस था, जिस चीज़ का उनको परेशानी थी, हमने उसको समझा, उनको ट्रीट किया, उनके हस्बैंड को भी समझाया, उनने अपने बिहेवियर में बदलाव लाया। तो ये चीज़ों को ठीक भी किया जा सकता है। बट हाँ, दुर्भाग्यपूर्ण कई चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ जो कभी होनी नहीं चाहिए, जैसे कई बच्चों के साथ कुछ दुष्कर्म हो जाता है या उनको मार दिया जाता है, या बुजुर्गों के साथ कुछ हो जाता है, किसी के भी साथ कुछ बुरा काम होता है। तो मेंटल हेल्थ का ही हर बार इसमें रिलेशन हो ऐसा आवश्यक नहीं है, बट हाँ, मोर ऑफन देन नॉट ऐसा होता है। सर अभी जैसे आपने बात की बच्चों के साथ कोई दुर्व्यवहार हो गया, बड़ों के साथ कुछ बच्चों ने मार दिया, ऐसा कुछ हुआ जिससे उसके मेंटल हेल्थ में इशू प्रॉब्लम आता है। हम देखते हैं कि स्पेशली बच्चों के केस में छोटे छोटे बच्चों के साथ कुछ दुर्व्यवहार हो जाता है, एंड वो जो मेंटल ट्रॉमा है वो उनको पूरी लाइफ लॉन्ग डिस्टर्ब करके रखता है। एंड उस केस में आपका क्या सजेशन है सर? बिल्कुल। सो मैं इस बारे में बहुत एम्फेटिकली, बहुत स्ट्रेस देकर इस बात को कहना चाहूँगा कि बच्चों का जो हम पालन पोषण कर रहे हैं, बच्चों के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ लॉन्ग। बहुत सारी साइकोलॉजी की थ्योरीज़ हैं, बहुत सारी अलग अलग शोध हुए हैं, रिसर्चेज हुई हैं जो ये बताती हैं कि बच्चों के साथ जो वो बचपन में उनका व्यवहार रहा, पेरेंट्स का, टीचर्स का, आसपास के बच्चों का, उनके साथ कोई बुलिंग हुई, उनके साथ कोई मिसबिहेवियर हुआ, कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, ये सारी चीज़ें उनके ऊपर लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट रखती हैं। आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग केस बताता हूँ कि एक बच्चा था, उसके साथ बचपन में उसके फादर उसको बहुत मारते थे, और हमेशा जब वो मारते थे तो वो उसको बेल्ट से मारा करते थे। अभी तो वो काफ़ी बड़े 35 ईयर्स के हैं और एक अच्छी कंपनी में काम भी करते हैं। तो उनको मेरे पास जब आए, वो इस कंडीशन के साथ आए कि उनको ब्राउन रंग से डर लगता था हर जगह। तो
इसके पीछे कारण हमें समझ नहीं आया। बोले मुझे पेड़ भी दिखता है ब्राउन कलर का तो मैं डर जाता हूँ, मुझे ब्राउन कलर के बाल दिख जाते तो मैं डर जाता हूँ, दीवार दिखती तो मैं डर जाता हूँ। तो हमने काफ़ी इस बारे में बात करी, समझने की कोशिश करी। तो उन्होंने इस बारे में बताया कि बचपन में उनके पिताजी के पास एक ब्राउन कलर की बेल्ट थी जिससे वो उन्हें मारा करते थे। तो हार्डली तब 5-7 साल के रहे होंगे। तो ऐसी ब्रुटैलिटी, ऐसे बच्चों के साथ मिसबिहेवियर उनके ऊपर लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट डालता है। तो उन्हें जो ये समस्या OCD की उत्पन्न हुई आगे चलकर, इसका एक चाइल्डहुड ट्रॉमा से बहुत रिलेशन था। ओके। तो ये तो जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे तरीकों से एक मेंटल हेल्थ जो रेजिलियंस है, देखिए बच्चे को आप थोड़ा सा स्ट्रेस देंगे और उस स्ट्रेस में आप सपोर्ट करेंगे और उसको सिखाएंगे सही तरीका क्या है, तो वो बहुत मजबूत बनेगा, है ना। वो जो कहते हैं ना, हम एक तरफ से हम सहारा देकर चोट दें, राइट। तो वो एक स्ट्रॉन्ग मटका बनता है। करेक्ट। पर अगर आप सिर्फ चोट देते जाएंगे और लंबे समय तक चोट देते रहेंगे तो वो टूट जाएगा। तो उसी तरह मेंटल हेल्थ भी ऐसी है कि अगर आप उस बच्चे को लंबे समय तक स्ट्रेस में बनाए रखेंगे और उसकी मदद नहीं करेंगे तो उसको आगे चल के डेफिनेटली किसी ना किसी तरह से मेंटल हेल्थ इश्यूज, मेंटल हेल्थ ट्रॉमा बना रहेगा। एंड सर, अभी आपने से बात की अभी OCD की, राइट। ये सर OCD एक बहुत बड़ा फैक्टर है, मतलब बहुत वास्ट है आई बिलीव। राइट। सो ये हम स्टार्ट करते हैं इसके एक इंट्रोडक्शन से कि OCD होती क्या है। बिल्कुल। OCD यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये 2 शब्दों से मिलके बना है। ऑब्सेसिव यानी कि ऑब्सेशंस, विचार, कंपल्सिव यानी कि कंपल्शन या व्यवहार। तो OCD में बेसिकली होता ये है कि व्यक्ति को कुछ ऐसे विचार जो वो नहीं चाहता है आए, या ऐसे विचार जो अपना काम हो चुका है और बार बार आते रहते हैं, और वो इतनी बार आते हैं कि व्यक्ति उससे परेशान हो जाता है। वो जो व्यक्ति इस OCD की समस्या से गुजर रहा है वो नहीं चाहता ये विचार आए, वो उनसे परेशान होने लगता है, वो कोशिश करता है रोकने की कि ये विचार ना आए, और वो उसके खुद के ही विचार होते हैं, फिर भी उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाता। अब जब ये विचार बार बार माइंड में आएंगे तो वो इस बारे में सोचेगा, इनसे घबराएगा, इनसे एक एंग्जाइटी होगी, फिर उस विचार को रोकने के लिए जब वो कोई व्यवहार करेगा उसको हम कहते हैं कंपल्शन। एक बहुत एक कॉमन से, जो सबसे कॉमन OCD होता है कंटामिनेशन का, यानी कि व्यक्ति के मन में विचार आते हैं गंदगी के। जैसे मैंने इस टेबल को छुआ सामने जो रखा है, और मेरे को ऐसे मन में आएगा मेरे हाथ गंदे हो गए, जबकि एक नॉर्मल चीज़ है, हम जहाँ बैठे हैं सभी लोग हाथ छू रहे हैं, इसको ऐसी कोई बात नहीं है। तो अगर वो थॉट आया मेरे मन में, तो आम तौर पर एक हमारे अंदर एक इमेजिनरी फिल्टर होता है जो कि ये फालतू के विचारों को हमारे मेन स्ट्रीम में आने से रोकता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर मेरे हाथ में एक छोटा बच्चा है तो मेरे मन में आता है यार मेरे हाथ से गिर तो नहीं जाएगा, या मैं अगर एक एज पे खड़ा हूँ एक रेलिंग पकड़ के तो मुझे लगता है मैं यहाँ से गिर तो नहीं जाऊँगा, या मैं अगर नदी में हूँ तो मुझे लगता है मैं डूब तो नहीं जाऊँगा। ये कॉमन थॉट्स हैं, सबको आते हैं। दीज आर कॉल्ड कॉग्निटिव इंट्रूजन्स। ये 95% लोगों को आते हैं, बट इनको हम कंट्रोल कर लेते हैं। पर मान लीजिए अगर यही विचार कंट्रोल ना हो, बार बार आने लगे, जैसे गंदगी का है तो कि यार मेरे हाथ गंदे, तो मेरा क्या जेन्युइन रिएक्शन होगा, यार हाथ गंदे तो जाके धो लेता हूँ। पर मैंने धो लिए, थोड़ी देर के लिए मेरी एंग्जाइटी कम हो गई, पर फिर वो थॉट आ गया कि यार क्या पता अच्छे से ना धुले हों, क्या पता मेरे हाथ ये गंदे, मेरे मुंह में कीटाणु चले गए, मेरे को कुछ हो जाएगा, क्या पता दूसरे के हाथ से मेरे ऊपर कुछ लग जाएगा। तो क्या होता है इसमें, व्यक्ति इतना ज़्यादा समय लगाता है, अपना फोकस खो देता है। अब मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ और मेरे मन में गंदगी के विचार चल रहे हैं, तो कई बार बच्चे आके बोलते हैं सर मेरे को भूल पड़ती है, मैं भूल जाता हूँ। तो आप भूल नहीं रहे हो, आपका फोकस नहीं है। तो OCD इतनी ट्रबलिंग बीमारी है कि इसमें इंसान के 24 में से कई बार 20-20 घंटे लग जाते हैं। बस जागते, जब सो रहे हैं तब ठीक है, बाकी जागते समय पूरे समय इन्हीं व्यवहारों में, इन्हीं विचारों में लगे रहते हैं। और ये तो मैंने एक आपको बहुत कॉमन टाइप का OCD बताया कि कंटामिनेशन का। कई लोगों को होता है चेकिंग का, कि दरवाज़ा बंद किया कि नहीं, कुंडी लगाई कि नहीं, ताला लगाए कि नहीं, मैंने TV बंद किया कि नहीं, स्विच ऑफ किया कि नहीं। कुछ लोगों को अरेंजमेंट का होता है कि अगर मैंने इस चीज़ को इस पर्टिकुलर तरीके से नहीं रखा, या मेरे मन में जब मैंने फ़ोन रखा ज़मीन पर या टेबल पे उस समय कुछ गलत विचार आ गया, तो अब मैं एक पॉजिटिव विचार लाऊंगा मन में, नहीं ऐसा नहीं होगा, फिर वापस फ़ोन रखूँगा। तो वापस चीज़ों को ऊपर नीचे करना, चीज़ों को वापस से अरेंज करना। कुछ लोगों को सेक्सुअल विचार आते हैं, कई बार करीबी लोगों को लेकर, फैमिली को लेकर, उनसे बहुत परेशान हो जाते हैं। कई लोगों को भगवान को लेकर गलत विचार आने लगते हैं, अपने रिलीजन को लेकर गलत विचार आने लगते हैं। तो ये सब OCD के ही प्रकार हैं। OCD से ही संबंधित कुछ और भी बीमारियां होती हैं, जैसे कि कुछ लोगों को चीज़ें जमा करने का बहुत शौक होता है। मतलब एज ए एंटीक कलेक्टर नहीं, बस हर भंगार भर रखा है, पन्नियाँ भर रखी हैं, पुराने रबर बैंड भर रखी, किसी भी चीज़ को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते। उनको लगता है कि मैं
कुछ फेंक दूंगा तो कुछ गलत हो जाएगा, या फिर मेरी से कोई बहुत कीमती चीज़ चली जाएगी। ये सर घर वालों में ज़रूर होता है। सो बिल्कुल, ये अगर बहुत ज़्यादा लेवल पर है कि इंसान एकदम खुद जरा सी जगह में और बाकी अपने चारों तरफ उसने पूरे बस चीज़ें भर रखी हैं, तो इसे हम होर्डिंग डिसऑर्डर कहते हैं। उसी तरह से आजकल एक बहुत कॉमन इलनेस बढ़ रही है, जो पहले इतनी कॉमनली नहीं देखी जाती थी, जिसको हम बॉडी डिस्मॉर्फिया कहते हैं। व्यक्ति को लगता है कि उनका शरीर का कोई हिस्सा या कोई अंग ठीक नहीं है। जैसे किसी को लगेगा, खासकर ये लड़कियों में देखा जाता है, कि मेरी नाक टेढ़ी है, मेरे बाल ऐसे हैं, मेरा चेहरा ऐसा है, मेरा पेट ऐसा है, मेरे हाथ ऐसे हैं, मेरा घुटना ऐसा है, मेरा रंग ऐसा है। तो अपने शरीर में एक ऐसी गलती ढूंढना जो एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो भी एक तरह का ओसीडी की समस्या हो सकती है। ठीक है, तो ओसीडी अलग अलग तरीके से उत्पन्न होता है और इनसे कई बार संबंधित समस्याएं होती हैं। बच्चों में भी बहुत कॉमनली ओसीडी देखा जाता है। एक बच्चा मेरे पास आया, टीचर ने कंप्लेन करी पेरेंट को कि ये जब भी पेज पलटता है उसको ऐसे छूता है। तो पता चला कि उसको लगा था कि अगर मैंने पेज पलटाया और आवाज़ आ गई, कुछ भी जैसे पेपर पलटते तो कड़ कड़ कुछ आवाज़ आती है ना, अगर आवाज़ आ गई तो भगवान मुझे पनिश करेंगे, क्योंकि उसके बड़े भाई ने उसको एक बार ऐसे मजाक में कह दिया था। तो बच्चों का माइंड, जैसे हमने पहले बात की, बहुत फ्रेजाइल होता है, वो कई बार ऐसी मैजिकल सी चीज़ों को मान लेते हैं। तो डेफिनेटली पेरेंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए, टीचर्स को भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई रिपीटेटिव व्यवहार अगर कोई बच्चा कर रहा है, बहुत ज़्यादा समय लगा रहा है किसी चीज़ पर, तो ओसीडी का लक्षण हो सकता है। सो जब ये सारी चीज़ें उनके अंदर आती हैं तो उन्हें साइकेट्रिस्ट के पास कितनी जल्दी चले जाना चाहिए सर? बिल्कुल, देखिए ओसीडी जितना लंबे समय तक ट्रीट नहीं होगा, अनट्रीटेड रहेगा, उतना डिफिकल्ट टू ट्रीट हो जाता है। ओसीडी की कुछ खास बातें जो कि मैक्सिमम मेंटल इलनेसेस पे लागू होती हैं। आप अपनी मानसिक समस्या को जितना लंबा छोड़ दोगे, जितनी जल्दी वो बीमारी आ रही है, मान लीजिए 15-16 साल की एज में आ गई, आप 20-22 साल की एज तक गए ही नहीं, 5 साल तक आपने कोई इलाज नहीं कराया, या आपने थोड़ा सा इलाज करा के छोड़ दिया, तो ये बीमारियां बहुत डिफिकल्ट हो जाती हैं ट्रीट करने में। एंड सर हमने देखा है जैसे एक बहुत बेसिक ओसीडीज भी होती हैं आजकल लोगों को, कोई खाना खा रहा है आवाज़ कर रहा है तो उससे प्रॉब्लम है। बहुत सारे ऐसे मतलब सिनेरियो हमारे सामने ही आ जाते हैं कि जो इरिटेट हो जाता है ज़रा सी चीज़ों में लेके। जैसे आपने साफ़ सफाई को लेके बोला, एक मेरी फ्रेंड है सर जिसको मैंने उसके साथ एक एक्सपीरियंस मतलब डिस्कस किया था। ये उसको साफ़ सफाई का बड़ा शौक है, राइट। एंड उसने सोफ़ा अभी सही किया है, थोड़ी देर बाद देखा है कोई बैठ गया तो उसकी ओसीडी है कि उसको जाके वापस तब तक सही नहीं करेगी, उसको अच्छा नहीं लगेगा। जैसे हमने बात की थी, अरेंजमेंट का ओसीडी कई लोगों को रखता है, परफेक्शन का ओसीडी होता है, सिमेट्री का ओसीडी होता है कि ये माइक ऐसा है तो माइक भी ऐसा होना चाहिए। एक चीज़ और होती है जिसको हम ओसीपीडी कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो कुछ लोगों के अंदर एक इनहेरेंट एक व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है, हर जगह समय पर पहुंचना, हर चीज़ को अपने अनुसार करना, बहुत रिजिड होते हैं, हर चीज़ उनको परफेक्शन से चाहिए, लाइन खींचेंगे भी एकदम सीधी खींचेंगे। तो इसमें बहुत मेन डिफरेंस है। अगर व्यक्ति को अपनी बीमारी से तकलीफ है, अपने विचारों से तकलीफ है, तो वो ओसीडी है, है ना, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अगर उसको उससे तकलीफ नहीं है, उसको मजा आता है सब करने में, तो वो एक पर्सनालिटी का ऐसा ओसीपीडी है। बट हाँ, अगर दोनों ही कंडीशन से सामने वाले को, परिवार को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, तो डेफिनेटली उनको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। बट कुछ चीजों में ये हेल्पफुल भी होता है। अगर हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बात करें, मैं ओसीडी की बात नहीं कर रहा हूँ, कि भाई कुछ ऐसे ट्रेट्स होते हैं कि भाई मैं साफ सफाई से रह रहा हूँ, मैं चीज़ों को अरेंज करके रखता हूँ, पर इससे मेरे को बहुत परेशानी भी नहीं है और इसमें मैं बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगाता, तो ठीक है, दैट कैन बी मैनेजेबल। बट अगर ये चीज़ एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाए, है ना, जैसे आपने कहा कि कई लोग खाना खा रहे हैं तो सामने वाले को दिक्कत होती है, तो इसको हम टर्म साइंटिफिकली मीजोफोनिया कहते हैं, कि नॉर्मल वॉइसेस जो कि इरिटेट कर रही हैं, राइट, है ना, जो कि रूटीन की चीज़ें हैं, जैसे पेपर घिसने की आवाज़, खाना खाने की आवाज़, चेयर सरकाने की आवाज़ से उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रबल होती है। और कई बार ये ऐसे सिचुएशंस ऑटिज़म में भी देखे जाते हैं। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये मेंटल हेल्थ कंडीशंस ओवरलैप करती हैं, और ओसीडी, ओसीपीडी या मिज़ोफोनिया की जो हमने बात की, ये सभी मानसिक समस्याओं को कभी भी अगर हमें लगता है कि ये डिफ़िकल्ट होती जा रही है फैमिली के लिए, खुद के लिए, तो वी शुड रिव्यू। ओके, एंड सर अभी आपने जैसे बात की कि बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ों से गो थ्रू कर रहे होते हैं, इसी में ही उन लोगों को सैडनेस हो जाती है। सो कई बार उन्हें लग जाता है कि ये जैसे मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, तो उन्हें एनजाइटी होना स्टार्ट हो जाती है या सैडनेस होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये नॉर्मल सैडनेस और एनजाइटी में क्या डिफरेंस है सर? बिल्कुल, देखिए, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, सैडनेस, डिप्रेशन, मूड अच्छा नहीं है ना, ये बहुत कॉमन टर्म्स हैं, हम सब सुनते हैं। कई बार हम घर पहुँचे,
हमें लगता है आज हमारा मूड अच्छा नहीं है, कभी कभी वेदर ख़राब हो, गर्मी बहुत है, मूड ख़राब है, कभी बॉस ने डांट दिया, अरे यार आज मूड ख़राब हो रहा है, चलो चाय पियेंगे। सो ये एक नॉर्मल चीज़ है। देखिए स्ट्रेस जो होता है ना, स्ट्रेस इज़ बेसिकली एन एक्सटर्नल प्रेशर, एक बाहरी तनाव या दबाव है जो कि कुछ समय के लिए है और उसकी वजह से हमारे अंदर चेंजेस आ रहे हैं, और वो जब स्ट्रेस हटेगा तो हम भी नॉर्मल हो जाएंगे। राइट। बट अगर यही चीज़ बनी रहे, जो हमारे अंदर व्यवहार में बदलाव आया है कि हमें बेचैनी बनी रह रही है, हमारा मूड अच्छा नहीं हो रहा है, हमें बार बार नेगेटिव विचार आ रहे हैं, हम एकदम काम वगैरह नहीं कर पा रहे हैं, लंबे समय तक ये चीज़ बनी हुई है, तो वो बीमारी है। ओके। तो दोनों का मेन डिफरेंस ये है कि सबको कभी ना कभी उदास फील करना, एंग्शियस फील करना, सैड फील करने में कोई बुराई नहीं है ना, ये होता है, सबके साथ होता है, एंड इट इज़ अ गुड वे ऑफ एक्सप्रेशन। Exactly. भाई अगर मैं उदास हूँ और मैं बता दूँ उदास हूँ तो उसमें क्या बुराई है? क्या बुराई है? इससे अच्छा अगर मैं अपने मन में ही रखते रहूँ तो ज़्यादा गड़बड़ बात हो जाएगी। तो उसी तरह अगर हमें ऐसा लगता है कि कभी हम उदास हैं, कभी हम एंग्शियस हैं, और कुछ समय में, कुछ घंटों में, कुछ दिन में ठीक हो जा रहे हैं, देन इट्स ओके। ओके। इसको लेकर घबराने वाली बात नहीं है। सो जब ये ऐसे थॉट्स आ जाते हैं सर, और लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा एंजाइटी होने लगी है, कपकपाने लगते हैं कई लोग, और ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है, सो ये जो धड़कन एकदम से बढ़ जाती है, लगता है कि हाँ मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, सो ये सारे सिम्टम्स बेसिकली क्या करना चाहिए सर? बिल्कुल, ये आप जो डिस्क्राइब कर रहे हैं इसको हम पैनिक एपिसोड कहते हैं, और अगर ये लंबे समय तक होता रहे और रेगुलरली होता रहे तो पैनिक डिसऑर्डर का डायग्नोसिस भी एंटरटेन कर सकते हैं। तो पैनिक एपिसोड या पैनिक डिसऑर्डर बेसिकली इज़ अ टाइप ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर। इसमें जो अभी आपने सिम्टम्स बताए, जैसे कि मुंह सूखना, धड़कन बढ़ना, पसीने आना, ऐसा लगना कि मुझे कुछ हो जाएगा, तो ऑल दीज आर सिम्टम्स ऑफ एंग्जाइटी। लाइक वी डिस्कस्ड कि कभी कभी हमारा मेंटल स्ट्रेस कन्वर्ट्स इनटू फिजिकल सिम्टम्स। राइट। हाँ, इस दौरान क्या करना है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। तो जो काफ़ी इफेक्टिव टेक्निक्स हैं जो हेल्पफुल होती हैं, उनमें से मैं कुछ अभी डिस्कस करता हूँ जो कि लोगों को या पेशेंट्स को हेल्प कर सकती है। सबसे पहली चीज़ जो आप कर सकते हैं उसको हम कहते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज। इसमें डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं आप, या बॉक्स ब्रीदिंग कर सकते हैं। बॉक्स ब्रीदिंग बहुत आसान सी चीज़ है। आपको 4 सेकेंड्स तक, 4 सेकेंड तक अपनी सांस अंदर खींचनी है, 4 सेकेंड्स तक होल्ड करनी है, और 4 सेकेंड्स में ही एक्सेल करनी है या बाहर छोड़नी है। इसको हम बॉक्स ब्रीदिंग कहते हैं। ओके। ठीक है। दूसरा तरीका है ग्राउंड योरसेल्फ। इसमें हम अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं, जैसे 5 ऐसी चीज़ें गिने जो आपको दिख रही हैं, 4 ऐसी चीज़ें बताएं जो आप महसूस कर सकते हैं, 3 ऐसी चीज़ें बताएं जो आप सुन सकते हैं, 2 ऐसी चीज़ें बताएं जो आप स्मेल कर सकते हैं, 1 ऐसी चीज़ देखिए जो आप टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो अपने आप को आप प्रेजेंट में ला रहे हो, यू आर बीइंग माइंडफुल। आप जो भविष्य को लेकर या पास्ट को लेकर चिंता हो रही है उसको सेटल डाउन करें, अपने इमीडिएट सेल्फ से जुड़े। देखिए जो आपने एंग्जाइटी की बात की है, ज़रूरी नहीं है इमीडिएट ट्रिगर की वजह से हो कि भाई वाइफ से झगड़ा हो गया या कुछ फाइनेंशियल स्ट्रेस हो गया तभी ऐसा होगा। कई बार स्ट्रेस हमारे अंदर दबा रहता है, बहुत लंबे समय से चल रहा है, 1 हफ्ते पहले कोई बात हुई थी और एंग्जाइटी एपिसोड आ जा रहा है। तो हमेशा हम ऐसा आइडेंटिफाई कर पाएँ कि स्ट्रेस इसी वजह से, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये जो टिप्स हैं खुद को जैसे कि एक्सरसाइजेस करना, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, योगा करना, मेडिटेशन करना, एक हेल्दी डाइट रखना। एक और इफेक्टिव टेक्निक होती है जिसको हम JPMR या जेकब्सन प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन कहते हैं। इसमें अपने बॉडी को हम किस तरीके से रिलैक्सेशन के स्टेट में ला सकते हैं, ये पैनिक एपिसोड में बहुत हेल्पफुल होता है। इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी समझनी है कि पैनिक एपिसोड जब हमें 5-10 बार आ जाता है तो हमको ये सोचना चाहिए कि आज तक जितनी भी बार पैनिक एपिसोड आया है, क्या कभी हमें वास्तविकता में कुछ हुआ है? नहीं। तो ये पेशेंट को भी पता है, पर उस समय ऐसा लगता है कुछ हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, मेरे को तो हॉस्पिटल ले जाओ। तो कोई भी फिजिकल हेल्थ कंडीशन ना होने के बावजूद आप फिजिकल सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर रहे हो। राइट। पर एंड रिजल्ट ये है कि आपको कुछ नहीं है, मेंटल स्ट्रेस था जो कि आपको फिजिकली फील हो रहा है और इट विल पास। तो आप जाइए, एक शांत जगह पे जाइए, अपने थोड़ी हवा लीजिए, आपको डिस्ट्रैक्ट करना है खुद को, अपने किसी फ्रेंड से बात कीजिए, टॉक थ्रू दिस सिचुएशन एंड इट विल पास अवे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर हियर इज कि ये चीज़ें परमानेंट नहीं है, ये एक टेम्परेरी सिचुएशन है और कुछ समय में पूरी तरह ठीक हो जाएगी। वेरी गुड सर। जैसे भी आपने बोला कि ये जो एंजाइटी के थॉट्स आते हैं, वैसे ही एक सिनेरियो है जो आजकल हम बैचलर लाइफ में बहुत ज़्यादा देखते हैं या हम स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा देखते हैं। अकेले रहते हैं
और अकेले रहते टाइम बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हैं कि आज मैं इस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, क्या मैं सक्सेसफुल होऊंगा नहीं होऊंगा, जो बहुत ज़्यादा एंजाइटी होने लग गई। मुझे लगता है क्या मैं सक्सेसफुल कर पाऊँगा नहीं, पास हो पाया या नहीं हो पाया। एंड कुछ सिनेरियो ऐसे होते हैं जहाँ पे कि नौकरी नहीं लग रही है, कॉलेज लाइफ में है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी डिप्रेशन है, अकेले रहते हैं, किसी से डिस्कस करने के लिए कोई नहीं है। उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए सर? बिल्कुल। देखिए, आजकल जितने भी युवा हैं, यंग पीपल हैं, हर किसी को अलग अलग तरीके का स्ट्रेस है जो आपने बताया। किसी को काम की चिंता, किसी को पढ़ाई की चिंता है, किसी को रिलेशनशिप की चिंता है, किसी को फैमिली का स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस सबकी लाइफ में है। और ये स्ट्रेस कई गुना बढ़ जाता है अगर इंसान अकेला हो, कोई हेल्प करने के लिए ना हो। और आजकल की लाइफ भी ऐसी इतनी फास्ट पेस्ड है कि हर कोई हर किसी के लिए, अब वो ज़माने गए कि दिल्ली में बैठा दोस्त लखनऊ वाले से मिलने रात में आ जाएगा, है ना। ऑल्दो अब हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हमारे पास फ़ोन्स भी हैं, हमारे पास वीडियो कॉल है, हम जब चाहें जिससे चाहें कनेक्ट कर सकते हैं। बट आजकल लोगों के अंदर हिचकिचाहट सी आ गई कि कैसे करें। एक सोशल ऑब्स्ट्रक्शन फील करते हैं लोग कि नहीं, हम किसी पे इम्पोज नहीं होना चाहते। तो डेफिनेटली आप अगर अपने आप को सोशल सर्कल में इन्वॉल्व रखते हैं, आप अपनी रेगुलर हॉबीज़ को परस्यू करते हैं, आप स्विमिंग करते हैं, आप पेंटिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं, जो भी पसंद है, फुटबॉल खेलते हैं, आपका एक रूटीन है, आप समय पे सोते हैं, समय पर उठते हैं, आप खाना रेगुलरली खाते हैं, आप चीज़ों को स्किप नहीं कर रहे हैं, नशे से दूर रहते हैं, तो इन सारी चीज़ों को डेफिनेटली हम कम कर सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर हमें लगता है कि हम इससे डील नहीं कर पा रहे, रिसेंटली ही मेरे एक काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड जो आपने बताया एकदम सिमिलर चीज़ से गुजर रहे थे, वो भी अकेले रहते थे, तो उन्हें मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की नीड हुई, उन्होंने इलाज शुरू किया एंड थैंकफुली टुडे ही इज़ डूइंग वेरी वेल। तो कभी भी अगर हमें लगता है कि मुझसे डील नहीं हो रहा है, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि हम मदद मांगें, चाहे अपने दोस्त से, चाहे अपने फैमिली से, चाहे अपने डॉक्टर से। भाई खासकर फैमिली को लेकर लोगों को लगता है कि यार ये लोग चिंता करेंगे, है ना। भाई चिंता तो तुम्हारी बचपन से कर रहे हैं वो, और फैमिली का तो काम है चिंता करना, आपकी नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे। तो जिस व्यक्ति ने, जिस फैमिली ने तुम्हें बचपन से पाल पोस के बड़ा किया है, एक बार उनको मौका तो दे के देखो। आप ये सोच लेते हो नहीं नहीं वो तो इन चीज़ों को मानते ही नहीं है, अरे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को कंसीडर ही नहीं करेंगे, वो तो बोल देंगे तुम सोच रहे हो, डिप्रेशन कुछ होता ही नहीं है। माना कि वो उनके सोचने का तरीका अलग है, पर अगर आप उन्हें ये कहते हैं कि भाई मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मुझे मेरी मेंटल हेल्थ में स्ट्रेस फील हो रहा है, मुझे एक डॉक्टर से मिलना है, तो मुझे नहीं लगता कोई भी फैमिली मेम्बर आपको एकदम डायरेक्टली मना कर देगा। और फैमिली मेम्बर मना करता भी है तो आपके पास फ्रेंड्स हैं और आप खुद भी हो, बट इस चीज़ को छुपा कर कोई मतलब नहीं। टेक अ ट्राई, टेक अ चांस। अगर उन्होंने बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया तो आपके मन का कितना बड़ा स्ट्रेस चला जाएगा। मेरे पास कितने ही % पेशेंट्स हैं जो अपने फैमिली से बिना बताए इलाज ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि घर पे बताएंगे तो क्या सोचेंगे या मना कर देंगे। और कई लोग ऐसे हैं जो घर में बता देते हैं और दे आर वेरी हैप्पी, उनका एक मन का इतना बड़ा स्ट्रेस हट गया, उनका एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन हट गया। भाई इलाज का खर्चा, दवाइयों का खर्चा, एक फैमिली सपोर्ट, एक सोशल सपोर्ट, ये सब फैमिली ही तो देगी। लेकिन सर मैंने एक, सॉरी टू इंटरप्ट, बट मुझे लग रहा था कि जो आप बता रहे हैं बिल्कुल सही बात है, लेकिन मेरे एक नोन में ही उनके साथ ये एक्सपीरियंस हुआ। उन्होंने अपनी फैमिली में बताया कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। अरे यार तू बहुत ज़्यादा सोचती है, सोचा मत कर, रोज़ सुबह जल्दी उठाकर 7 बजे उठ जाएगी, अपना काम पे जाएगी, सब सही हो जाएगा तुम्हारा। राइट। सो ये ऐसे फीडबैक्स भी आते हैं हमारे बड़ों से जब उन्हें बोलते हैं, जैसे आज यंग जनरेशन है, जब वो डिस्कस करने जाते हैं तो उनको ये इलाज मिलता है कि नहीं यार तूने तेरा रूटीन सही नहीं किया हुआ, रूटीन सही कर ले तो सही हो जाएगा। सही हो जाएगा, बिल्कुल। इसका मैं आपको एक सिनेरियो से आंसर दूंगा। मेरी एक फ्रेंड है, उनको एस्थमा है, दमे की समस्या है। अभी हम बाहर कहीं गए थे तो उनको दमे का अटैक आ गया। अगर मैं उस समय उनको ये जाकर कहूँ दमा, उनको अटैक आया हुआ है, उन्हें सांस नहीं आ रही है, सांस खिंच रही है उनकी, परेशान हो रहे हैं, चेहरा लाल पड़ गया है, और मैं उनको उस समय कहूँ कि यार तुम ठीक से सांस लो, ठीक से नहीं ले रहे हो तुम, या तुम ध्यान क्यों नहीं रखते हो, ठीक से सोया करो, तुम टाइम पे उठा करो, तुमको ये सब नहीं होगा, तो कैसा लगेगा? ऑब्वियसली गुस्सा आएगा सर। उसी तरह फैमिली कई बार ये नहीं समझती है कि मेंटल हेल्थ इज़ ए पार्ट ऑफ योर ओन बॉडी। फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ हमने नाम अलग अलग दे दिए हैं, है तो हेल्थ का ही हिस्सा। तो ब्रेन एंड माइंड एग्जिस्ट इनसाइड योर ओन बॉडी, वो कोई अलग जगह पे तो है नहीं। तो उसी तरह आप किसी के पैर में फ्रैक्चर हो और उसको जाके बोलो तुम ठीक से चल नहीं रहे हो इसलिए तुम चल नहीं पा रहे हो,
भाई वो चलने में उस समय सक्षम नहीं है। हाँ, डेफिनेटली जब उसका पैर ठीक हो जाएगा तो वो बहुत अच्छे से चल पाएगा। उसी तरह जब कोई मेंटली इल व्यक्ति है, मेंटली डिस्ट्रेस्ड व्यक्ति है, अगर उस समय हम उसको कहें तुम सोच रहे हो ये सब, तुम्हारा उठना बैठना ठीक नहीं है, तुम दोस्ती सुधार लो अपनी, तुम टाइम पे सोया करो, डेफिनेटली ये चीज़ें हेल्प करती हैं। बट उस समय किसी को क्रिटिकल कमेंट देना जब वो बेचारा परेशान है, दैट इज़ नॉट हेल्दी एंड दैट टेक्स अ टोल। उन्हें लगता है कि मैं और परेशान होता जा रहा हूँ, और ऐसे ही कमेंट्स की वजह से कभी कभी मानसिक समस्याएं और बढ़ जाती हैं। वो बच्चे डरते हैं डॉक्टर के पास जाने से, उन्हें लगता है कहीं कमी मुझ में ही है। भाई डिप्रेशन, एंग्जाइटी चीज़ें ही ऐसी हैं जो इंसान को नेगेटिव महसूस कराती हैं, वो बीमारी का हिस्सा है। राइट। ऊपर से फैमिली भी नेगेटिव फील करवाएगी तो उन्हें लगेगा कि समथिंग इज़ रॉन्ग विथ मी, ये बीमारी नहीं है जो ऐसा करा रही है, मैं ही खराब हूँ। और फिर इसी कंडीशन में कभी कभी बच्चों को कुछ परेशानियां बढ़ जाती हैं या कुछ और स्टेप्स ले लेते हैं। ऐसा भी होता है। राइट। एंड इन सब चीज़ों से सर आउटकम करने के लिए क्या करना चाहिए? जब ऑब्वियसली जो आपने बताया है कि बहुत सारे पेशेंट्स तो घर में बिना बताए आते हैं, जो घर में बता दें तो आधी से ज़्यादा समस्या तो वहीं सॉल्व हो जाए। राइट। पर जब हम मिडिल ऑफ द सिचुएशन पे हैं, उस समय में हम कैसे स्टेप ले लें कि हम साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाएं और कैसे उसका सॉल्यूशन निकालें? ओके, सो आपका जो क्वेश्चन है कि अगर व्यक्ति डॉक्टर के पास जाना चाहता है बट फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है तो क्या करना चाहिए? अल्टीमेटली देखिए, कोई भी मानसिक समस्या है उसका निराकरण उतना ही आवश्यक है जितना एक फिजिकल हेल्थ इशू का है। अगर हमें कोविड होता, डेंगू होता, टीबी होता, बीपी बढ़ जाता तो हम डॉक्टर के पास जाते, और वहाँ पर अल्टीमेटली व्यक्ति खुद ही अपनी सेहत के लिए जिम्मेदार है। तो अगर आपके फ्रेंड्स अवेलेबल हैं, कोई और सपोर्टिंग स्टाफ है जो आपको इन चीज़ों में हेल्प कर सकता है, कंपनी कर सकता है, तो आप खुद साइकाइट्रिस्ट के पास जाइए, उनके साथ जाइए। आजकल वीडियो कंसल्टेशंस अवेलेबल होती हैं, टेली कंसल्टेशंस अवेलेबल होती हैं, आप हेल्पलाइन नंबर्स पे बात कर सकते हैं, कोई एनजीओ के थ्रू आप इस चीज़ को प्रोसीड कर सकते हैं। तो हेल्प इज़ ऑलवेज अवेलेबल, यू आर नेवर अलोन। बस हमारे अंदर एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर ये समस्या है, एक मेंटल हेल्थ इशू है, तो मुझे इसका कहीं ना कहीं इलाज कराना है, मुझे इसे मैनेज करना है और मुझे अपनी पुरानी लाइफ या मेरी नॉर्मल लाइफ में वापस जाना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। एंड सर हमने एक बेसिक सी चीज़ देखी है बहुत ज़्यादा कि एक पेशेंट है, वो बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जाता है। जैसे कि आज फॉर एग्जांपल मुझे गैस्ट्रो का प्रॉब्लम है, मैंने एक डॉक्टर को दिखाया, मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, मैं दूसरे डॉक्टर को दिखाया, सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। ऐसे मैंने 4-5 लोगों से कंसल्ट कर लिया, लेकिन स्टिल आई एम नॉट गेटिंग द बेस्ट रिजल्ट्स व्हिच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। सो ये भी क्या एक कहीं ना कहीं मेंटल डिसऑर्डर होता है? राइट। सो कई बार पेशेंट्स आते हैं अपने साथ बहुत मोटी फाइल लेकर कि डॉक्टर साहब हमने अभी तक के बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखा दिया है, हमें पेट में प्रॉब्लम है, हमने सीटी स्कैन, एमआरआई, सोनोग्राफी, जो भी जांच हो सकती थी सब करा लिए, फिर भी हम ठीक नहीं हो पा रहे हैं। सो डेफिनेटली इनको हम फंक्शनल डिसऑर्डर्स कहते हैं, या इसको हम साइकाइट्रिक टर्म्स में सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर कहते हैं। सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर का अर्थ ये है कि कोई शारीरिक लक्षण जिसके पीछे कोई शारीरिक कॉज प्रेजेंट नहीं है, कारण नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, हाथ पैरों में कोई कमज़ोरी है या कोई ऐसी समस्या है, फिर भी इसका कोई कारण नहीं मिल पा रहा है, सारी जांचें नॉर्मल हैं, डॉक्टर्स का क्लिनिकल एग्जामिनेशन पूरी तरह से नॉर्मल है, तो ये एक साइकाइट्रिक हेल्थ इशू हो सकता है। कई बार हमारा मेंटल स्ट्रेस हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स में फिजिकल सिम्टम्स का रूप ले लेता है, और इसका ट्रीटमेंट काफ़ी हद तक साइकाइट्रिक मेडिकेशंस और साइकाइट्रिक हेल्प के थ्रू संभव है। आई हैव ट्रीटेड पेशेंट जो कि पिछले 5-5, 10-10 साल से इधर उधर इलाज करा रहे थे, और उन्हें विद इन मंथ और 1-2 महीने में पूरी तरह से रिलीफ हो गया, क्योंकि उनका कॉज ही ठीक नहीं किया जा रहा था। अगर हम गैस्ट्रो की दवाई दे रहे हैं पर रीज़न माइंड है, क्योंकि हर अंग कहीं ना कहीं ब्रेन से तो कनेक्टेड है, बिल्कुल। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, एक होलिस्टिक अप्रोच रखनी चाहिए कि भाई अगर हमें कोई समस्या है, उसका निराकरण नहीं मिल पा रहा है, यूजुअली तो कई बार डॉक्टर्स खुद भी सजेस्ट कर देते हैं, जो भी स्पेशलिस्ट हैं, कि हमें लग रहा है इसका कारण फिजिकल हेल्थ इशू ना होकर मेंटल हेल्थ इशू हो सकता है, तो वहाँ से भी कई बार पेशेंट रेफर होते हैं। या फिर खुद भी पेशेंट को एक अवेयरनेस रखनी चाहिए इस बारे में कि अगर सारी जांचें नॉर्मल हैं और ये सारी चीज़ें हैं, स्ट्रेस फील हो रहा है, तो एक साइकाइट्रिक कंसल्ट लेने में कोई बुराई नहीं है। डॉक्टर साहब, एक सबसे बड़ी समस्या आजकल ये है कि लोगों को एक मिथ है, या हम देखते हैं जनरली कि लोगों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाती है या बिहेवियर चेंज हो जाता है। एक बेसिक शायद हम मूवी है हमने देखी है भूल भुलैया, जिसमें बिहेवियर चेंज हो जाता है, हमें लगता है कोई हमारे अंदर दूसरा आदमी आ गया है,
मंजुले का एंड इवन हमने देखा है जैसे अभी नवरात्रि चल रहे हैं और हम देखते हैं कि लोगों में माताएं आ जाती है या कोई भूत आ जाता है, ये ऐसा वाकई में होता है या इसका कोई मेंटल कनेक्शन है? बिल्कुल। सो ये बहुत फैसिनेटिंग फिनोमेनन है। इसमें कुछ भी सुपर नेचुरल नहीं है, ये एक मेंटल हेल्थ इशू ही है जिसको हम डिसोशिएटिव डिसऑर्डर कहते हैं। बेसिकली जब हमारा माइंड हमारी बॉडी से डिसोशिएट हो गया, अलग हो गया है, तो उसको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ कॉमन तरीके हैं जिसमें ये मिलता है, जैसे आपने एक बताया डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। इसमें व्यक्ति की पर्सनालिटी पूरी तरह से बदल जाती है कि एक नॉर्मल हंसने खेलने वाली बच्ची अचानक से उग्र हो जाती है, अपना नाम कुछ और बताने लगती है, अपना शहर कुछ और बताने लगती है, या कोई खुद को देवी देवता बताने लगता है। तो ये सब कल्चरल बिलीफ से और अपब्रिंगिंग से और उनके ऑनगोइंग ट्रॉमा से रिलेट करता है। इससे रिलेटेड और भी कंडीशंस होती हैं, जैसे कि डिसोशिएटिव एमनीशिया, जैसे इंसान पूरी तरह चीज़ें भूल जाता है, उसको पता नहीं चलता है कि पिछले 4 महीने में 2 महीने में क्या हुआ, पूरी तरह से भूल पड़ जाती है। कुछ कंडीशंस होती हैं डिसोशिएटिव फ्यूग, कि इंसान इंदौर से कलकत्ता पहुंच गया और उसे याद ही नहीं है ऐसा कैसे हुआ। ये कंडीशंस कहीं ना कहीं स्ट्रेस से जुड़ी हुई होती हैं। कोई एक्यूट स्ट्रेसर होता है, कोई कंडीशन होती है जिसके बाद ऐसे सिम्टम्स डेवलप होते हैं। जब माइंड कोप अप नहीं कर पाता है तो वो खुद को एक तरह से रिबूट कर लेता है, रीस्टार्ट कर लेता है और खुद को ऐसी कंडीशन में ले आता है जिससे वो स्ट्रेस उस समय परसीव ना हो पाए। कभी कभी ये तो हमने जो कंडीशंस की बात की है साइकोलॉजिकल है, कभी कभी कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी आते हैं। जैसे डॉक्टर ने पूरी तरह से चेक कर लिया, हाथ पैर बच्चे के काम नहीं कर रहे हैं, पर कंडीशन कुछ भी नहीं है, तो ये फंक्शनल पैरालिसिस हो गई, ये फंक्शनल पैरालिसिस हो गई है। या अचानक से दिखना बंद हो गया, पर ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट ने बताया इनको तो कुछ भी नहीं आंखों में, बोलना बंद हो गया अचानक से। तो स्ट्रेस के बाद कई बार ऐसी कंडीशंस उत्पन्न होती हैं, और ये टॉक थेरेपी के थ्रू बच्चे से सपोर्टिवली तरीके से बात करने से, अडल्ट जो भी व्यक्ति इससे सफ़र कर रहा है उससे बात करके और मेडिकेशंस के ज़रिए इसको हम पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कई बार लोग परेशान होकर एकदम बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, लेके डॉक्टर के पास दौड़ते हैं। तो उसका एक इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट का हिस्सा ये भी है कि इन कंडीशंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान ना दिया जाए फैमिली के द्वारा। जब ऐसा व्यवहार करे व्यक्ति तो उनको एक तरह थोड़ा आइसोलेटेड छोड़ देना चाहिए, और जब नॉर्मलाइज हो तब उनसे बात करें। ये सारी चीज़ें तब हैं जब आप साइकेट्रिक ट्रीटमेंट के अंतर्गत हो। मतलब इस कंडीशन को इग्नोर नहीं करना है, इस कंडीशन के दौरान जो व्यक्ति बिहेवियर करता है उसको इग्नोर करना है। एंड अभी जैसे सर आपने बात की कि कई लोग भूल भी जाते हैं, हम पता ही नहीं पड़ा हम कोलकाता पहुंच गए, जैसे आपने कहा। ऐसे ही मैंने एक मेरे फ्रेंड की स्टोरी सुनी कि उनके फादर साहब घर से निकले और निकलने के बाद 10 किलोमीटर आगे चले गए, उन्हें याद ही नहीं कि वो 10 किलोमीटर आगे चले गए। और फिर अगले दिन पता पड़ता है वो उज्जैन पहुंच गए। बिल्कुल। आप जिस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं ये ओल्ड एज में काफ़ी कॉमनली देखा जाता है। इसको हम डिमेंशिया या याददाश्त की समस्या कहते हैं। सो बेसिकली उम्र के साथ साथ हमारा दिमाग धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है, इसमें सिकुड़न आने लगती है। कुछ कॉमन डिमेंशिया के कारण, जैसे अल्जाइमर्स डिजीज़ आपने सुना होगा। तो बेसिकली दिमाग जब धीरे धीरे अपनी सिकुड़न के चलते अपनी कैपेसिटी कम होने लगती है, वो अपने रिसोर्सेज खोने लगता है, तो ऐसे कंडीशंस कई बार उत्पन्न हो जाते हैं जिसमें व्यक्ति चीज़ें भूल जाता है, नाम ध्यान नहीं रहते, तारीखें ध्यान नहीं रहती, रूटीन के काम करने में दिक्कत आने लगती है, अपने बच्चों का नाम भूलने लगते हैं। ये एक तरीका फॉलो करता है, एक पैटर्न फॉलो करता है कि आसपास की चीज़ें पहले भूलते हैं, फिर थोड़ी पुरानी, और सबसे पुरानी सबसे बाद में। तो जैसे कि अभी हमने क्या खाया, कल कहाँ गए थे, हम घूमने कब गए थे, पिछले रविवार को क्या हुआ, पिछले साल क्या हुआ, ये चीज़ें पहले भूलता है। और जो बहुत पुरानी बातें हैं, जो जैसे किसी के दादाजी हैं तो उनको ये ज़रूर याद रहेगा कि मेरे कितने भाई बहन हैं, मेरे बच्चे कितने हैं, मेरी वाइफ कहाँ की हैं, मैंने पढ़ाई कहाँ से की हैं। तो पुरानी बातें धीरे धीरे मतलब पहले याद रहती हैं और नई चीज़ें जल्दी भूल जाता है इंसान। तो डिमेंशिया एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है ओल्ड एज का, डिसेबिलिटी का। डिमेंशिया को हमें अर्ली आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर ओल्ड एज में इंसान जल्दी भूल रहा है, ज़्यादा चीज़ें भूल रहा है, उनसे कैलकुलेशंस में मिस्टेक्स हो रही हैं, अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों में दिक्कतें आ रही हैं, तो हमें तुरंत अपने साइकाट्रिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। क्योंकि अल्जाइमर्स का कॉज कई बार वैस्कुलर यानी कि दिमाग में थक्के जमना या स्ट्रोक आना भी हो सकता है। इसके कुछ सेफ्टी या प्रिवेंटिव चीज़ें भी हैं, टिप्स भी हैं जो हम ध्यान में रख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो अगर आपके फैमिली में किसी को डिमेंशिया है तो आपको इन बातों का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो डिमेंशिया को प्रिवेंट करता है वो है फिज़िकल एक्टिविटी। फिज़िकल एक्टिविटी एक तरह का रामबाण इलाज है। तो आपको
जितना फिजिकली एक्टिव रहेंगे और जितना ज़्यादा आप चीज़ों को पढ़ेंगे, पजल सॉल्व करेंगे, आप क्विज़ेस करेंगे, है ना, अपने आप को वेल ट्रेंड रखेंगे, अवेयर रखेंगे, न्यूज़ पढ़िए, बुक्स पढ़िए, तो इससे आपका दिमाग तेज़ होता है और डिमेंशिया के खिलाफ काफ़ी प्रिवेंटिव है। सुडोकू खेलना, क्रॉसवर्ड करना, पजल्स करना, ये भी एक अच्छा तरीका है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी हम सोते हैं तो हमेशा सोते समय हमें सीधा सोना चाहिए, यानी कि पीठ के बल। पेट के बल या बाईं करवट पे सोने से जो दिमाग में दिन भर में कचरा जनरेट होता है उसको निकालने का जो तरीका है वो रात में ही एक्टिव होता है सोते समय। तो एक भरपूर नींद बहुत आवश्यक है और सीधा सोना यानी कि पीठ के बल सोना बहुत आवश्यक होता है, जो कि इस चीज़ में फैसिलिटेट करता है। सर जैसे भी आपने बहुत सारी चीज़ें बात की एंड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो मुझे पूछने थे, पर एक वन ऑफ द क्वेश्चन है, जैसे आपने ये बात की ओल्ड एज लोगों की, एंड उसमें से एक सबसे बड़ा टॉपिक ये आता है कि हम देखते हैं कि बुज़ुर्गों में भी वो एक उनकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, बिहेवियर चेंज हो जाता है जी। पहले हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बात करते थे एंड सडनली उनका बात करना कम हो गया, या पार्क में आते थे सबसे घुल मिल के करते थे, एक्सरसाइज करते थे, सडनली चुप चुप से रहने लगे। राइट। ये जो सिनेरियो होता है सर, ये क्या उनको भी कुछ मेंटल स्ट्रेस होता है या मेंटल हेल्थ के सिनेरियो से होता है कुछ? बिल्कुल, देखिए दुनिया का कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र का मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से इम्यून नहीं है। किसी को भी कवच नहीं मिला हुआ है कि उसे समस्या नहीं हो सकती है। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, सबको मानसिक समस्याएं हो सकती हैं और खासकर बुजुर्गों को तो मेंटल हेल्थ इश्यूज होने का रिस्क और भी बढ़ जाता है। आप जो कंडीशन बता रहे हैं वो जो अभी हमने डिस्कस किया डिमेंशिया, उसमें भी होती है कि इंसान अपने अपने में रहने लगता है, कुछ नहीं कर पाता है। पर कई बार याददाश्त नॉर्मल रहने के बावजूद अगर ऐसे व्यवहार आ रहे हैं तो वो ओल्ड एज या जीरियाट्रिक डिप्रेशन हो सकता है, जो कि बहुत कॉमन चीज़ है और लगभग 30% बुजुर्गों में ये चीज़ पाई जाती है। ओके। तो जीरियाट्रिक डिप्रेशन या ओल्ड एज डिप्रेशन को भी ट्रीट करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ऐसा हम सोच लें कि अब ये बुजुर्ग हैं, इनको क्या लेना देना, अब ये तो अपनी सात्विक ज़िंदगी जिए, भगवान का नाम ले, ऐसा नहीं है। उनको भी लाइफ को एक्सपीरियंस करने का उतना ही मन है, उतनी ही इच्छा है और उतना ही राइट है जितना एक युवक का है। तो ओल्ड एज में अगर किसी भी व्यक्ति को डिप्रेसिव सिम्टम जैसे अकेलेपन में रहना, रोना, उदास रहना, एकदम नेगेटिव फील करना, बातचीत कम हो जाना, अगर ऐसा मिलता है तो ये डिप्रेशन के सिम्टम्स हो सकते हैं। और डिप्रेशन के साथ साथ भी कई बार हमें याददाश्त के सिम्टम्स मिलते हैं कि वो डिप्रेशन की वजह से भूल रहे हैं, ना कि एक्चुअली में उनकी याददाश्त में समस्या है। तो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ऐसे सिम्टम्स ओल्ड एज में भी आ सकते हैं और इनको भी प्रॉपरली ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। सर जैसे अभी हमने ओल्ड एज की बात की, वैसे ही हम चाइल्ड पे आते हैं। जैसे कि बहुत लोगों का ये थॉट प्रोसेस होता है कि हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ में इंडल्ज है, तो क्या उसके अंदर ADHD सिम्टम्स हैं? राइट, ओके। सो हर हाइपर एक्टिव बच्चे को ADHD नहीं होता है। हर बच्चा हम जैसे मानते हैं भगवान की देन है। तो हाइपर एक्टिव होना कुछ हद तक इज़ गुड, एक अच्छी बात है। एक छोटा बच्चा है 2 साल का, 3 साल का, अगर वो खेल कूद नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो हम ये मान के चलते हैं कि शुरुआती दौर में बच्चों का हाइपर एक्टिव होना स्वाभाविक है। 2 साल, 3 साल, 4 साल तक की उम्र में हर बच्चा थोड़ा हाइपर एक्टिव होता है, कुछ बच्चे नहीं भी होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है, जो हमने बात की ना, ये जो नॉर्मल सी की जो एक हमारे पास एक लिमिट है, तो इस तरफ से इस तरफ तक कहीं भी हो सकता है बच्चा। कुछ बच्चे नॉर्मल होते हैं, थोड़ा खेल रहे, थोड़ा आराम कर रहे हैं, कुछ बच्चे आराम ज़्यादा करते हैं, कुछ बच्चे खेलते ज़्यादा हैं। दिक्कत तब है जब बच्चा इस बॉक्स के इस तरफ या इस तरफ है। हाँ, तो ADHD की जो आपने बात करी, तो अगर कोई बच्चा अति चंचल है, एक जगह टिक के बैठ ही नहीं सकता है, जब स्कूल गोइंग एज में आ गया 4-5 साल का, तो क्लास में एक जगह टिक के नहीं बैठ रहा है, अपनी बारी का वेट नहीं कर रहा है, लाइन तोड़ रहा है, दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब कर रहा है, ऐसा लगा हुआ है जैसे उसमें कोई मोटर लगा रखी है, बंद ही नहीं होता उसका स्विच, एक जगह बैठ के खाना नहीं खा सकता है। तो इन चीज़ों से हम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, चीज़ें स्कूल में भूल आ रहा है। तो ADHD जो आपने बोला, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसमें 3 चीज़ों का मिश्रण है। एक हुई हाइपर एक्टिविटी या चंचलता, एक हुई इनअटेंशन यानी कि ध्यान न देना, भूल पड़ना, फोकस ना होना। तो इसके चलते बच्चा लंबे समय तक एक जगह बैठ के खेलता नहीं है, टॉयज से थोड़ी देर खेलेगा फिर कुछ और करने लगेगा, अपनी चीज़ें स्कूल में भूल आएगा, कॉपी भूल आएगा, ऐसे काम जिसमें बहुत ध्यान लगाना पड़े उनको अवॉइड करेगा। और तीसरी चीज़ होती है इम्पल्सिविटी या आवेग, अचानक से ऐसी चीज़ें करना, जैसे किसी को धक्का दे दिया, सामान फेंक दिया, अचानक से चिल्लाना। ये इन चीज़ों का मिश्रण अगर है तो ADHD होने की संभावना है।
और ADHD को डायग्नोस करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं पेरेंट्स और टीचर्स, क्योंकि ये वही लोग हैं, अभिभावक, जो बच्चे को सबसे ज़्यादा मॉनिटर कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा हैंडल नहीं हो पा रहा है, देखिए ओवर एक्टिविटी सिर्फ एक जगह पर हो तो उसे ADHD नहीं कहते। बच्चा अपनी माँ आई है सुबह से शाम काम करके और देखकर उसको बहुत हाइपर एक्टिव हो गया, खुश हो गया, एक्साइटेड है, उनके साथ खेल रहा है, वो ADHD नहीं है, क्योंकि वो स्कूल में बढ़िया था, अभी दादा दादी के साथ भी अच्छा था, कॉलोनी में भी अच्छा था, पर जैसी मम्मा आई तो बहुत ज़्यादा वो हाइपर एक्टिव हो गया और माँ थकी हुई वो कह रही आ रही है तो चैन ही नहीं लेता, तो दैट्स नॉट ADHD। पर हाँ, अगर हर सिचुएशन में है कि घर पे भी ऐसा, स्कूल में भी ऐसा, मंदिर में भी ऐसा, वर्क प्लेस पे भी ऐसा, तो डेफिनेटली ये ADHD का सिम्टम हो सकता है। ADHD का एक बड़ा रिस्क फैक्टर आजकल है एक्सेसिव मोबाइल यूजेज। तो अगर बच्चों को अर्ली एज से मोबाइल, टैबलेट्स, टीवीज़ की हैबिट अगर हम डाल रहे हैं, देखिए सभी लोग कुछ ना कुछ स्क्रीन टाइम देते हैं, दैट इज़ ओके, क्योंकि विद टाइम हमें ये सब करना पड़ता है, बट अपने आप को एंगेज ना करना पड़े कि चलो ये बच्चे तुम तो मोबाइल लो और जाओ, तो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। तो बच्चों का माइंड क्या होता है, डेवलपिंग होता है, तो उनको एक हर रील क्या है 30-30 सेकंड में बदल रही है ना, टीवी में एकदम ब्राइट कलर्स आ रहे हैं, तो उनके लिए एक वो नशे के जैसा है। बिहेवियर चेंज भी होता बिल्कुल बिल्कुल, उन बच्चों में बिहेवियरल चेंज होता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, खाने पीने में बहुत चूजी हो जाते हैं, गुस्सैल हो जाते हैं, बुली करने लगते हैं, मारपीट करने लगते हैं। सो वी ऑलवेज नीड टू कंसिडर दिस कि स्क्रीन टाइम लिमिटेड रहे। हाँ, एंड सर मैंने जैसे भी आपने भी स्क्रीन टाइम की बात की, बहुत सारे आजकल बच्चों में ये हम चीज़ें देखते आ रहे हैं कि उनके अंदर एडिक्शन बढ़ गया है मोबाइल का। राइट। एंड सिनेरियो ऐसा है कि सारे बच्चे हैं और सारे बच्चों में से 4 लोगों के पास फ़ोन है, मेरे पास फ़ोन नहीं है, जिद करना और एक एडिक्शन सा डेवलप हो जाता है। सो माँ बाप भी परेशान है, पेरेंट्स भी परेशान है। उस सिनेरियो में सर क्या करना चाहिए? बिकॉज क्योंकि एक मैं इंसिडेंट कहूँगा, एक मैं जनरली मेरे एक क्लाइंट है उनके पास गया था, वहाँ पे मैंने एक पेरेंट्स देखे जो परेशान थे अपने बच्चों के लिए कि वो मोबाइल ही नहीं छोड़ रहा है, जिद कर रही है, मैं स्कूल नहीं जाऊँगी, मैं खाना नहीं खाऊंगी, मुझे मेरा मोबाइल वापस दो। ये जब सिनेरियो उनके सामने आता है तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए और एक साइकेट्रिस्ट उसमें क्या हेल्प करता है? बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपने साइकिल चलाना सीखी, आपने खाना खाना सीखा, आपने रिमोट चलाना सीखा, आपने कोई भी चीज़ जो सीखी है वो कैसे सीखी? सर खुद से सीख के देखकर। यस, देखकर सीखी, किसी को कॉपी किया, आपने एक्सपीरियंस किया, एक्सपेरिमेंट किया। सो बच्चे आर लाइक अ स्पॉन्ज, वो जो चीज़ें देख रहे हैं वो वही कॉपी करते हैं। उनको ये समझ थोड़ी है कि भाई ये चीज़ मोबाइल है, ये चीज़ टीवी है, ये चीज़, तो वो जो भी अडल्ट आसपास में प्रेजेंट है वो उन्हीं को देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि मैं ऐसा बिहेव करूँ ताकि ये अडल्ट मुझे पसंद करे, ठीक है। तो कई बार तो बच्चों के कुछ बिहेवियर अडल्ट्स को प्लीज़ करने के लिए, पेरेंट्स को प्लीज़ करने के लिए होते हैं। कई बार उनका टेम्पर टैंट्रम्स, गुस्सा इसलिए होता है कि मुझे ध्यान मिले, क्योंकि वो आकर्षण वो अपनी तरफ नहीं खींच पा रहे नॉर्मल तरीके से। जब पेरेंट ध्यान नहीं देता तो ऐसी चीज़ें होने लगती हैं। तो एक्सेसिव मोबाइल यूजेज सबसे पहले तो हम कट डाउन तब कर पाएंगे जब घर के बाकी सदस्य भी ऐसा कर रहे हो। पापा बैठे हैं खाना खाते समय टीवी देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, मम्मा किचन में खड़ी हैं उस समय मोबाइल चला रहे हैं, दादा दादी अपना टीवी पे लगे हुए हैं, तो बच्चे से क्यों हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चा मोबाइल नहीं चलाएगा? तो हम बोलते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट वर्क, एट होम। तो उसी तरह आपको सबसे पहले खुद में चेंज लाना है, तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बच्चे से। तो ट्राई टू मिनिमाइज योर ओन स्क्रीन टाइम, ठीक है। हर व्यक्ति इंडिपेंडेंट है, एक लेवल ऑफ एंटरटेनमेंट और मी टाइम सबको चाहिए, पर बच्चे के प्रेजेंस में हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, हम सब उस एज के हैं जब मोबाइल एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो हमारे बचपन में ये शायद उतने ईजीली अवेलेबल रिसोर्स नहीं थे। बट अब जब अवेलेबल, आपने कहा कि वो जो बच्चे हैं उनके फ्रेंड्स के पास, सबके पास फ़ोन है, तो एक स्टेटस सिंबल की बात हो जाती है, एक बिलोंगिंग की बात हो जाती है कि सबके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है। तो आपको कुछ डिसीजंस पे फर्म होना पड़ेगा। यहाँ पर अमीर गरीब की बात नहीं है, यहाँ पर ये बात नहीं कि हम अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं, यहाँ पर बात है आपके बच्चे के वेलबींग की। आपको ये सिखाना पड़ेगा बच्चे को कि बच्चे को सिर्फ खुशी का माध्यम फ़ोन या टीवी नहीं हो सकता। आप बच्चे के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप जू जा रहे हो, आप पार्क जा रहे हो, आप उसके साथ खेल रहे हो, साइकिल चला रहे हो, टॉयज़ से खेल रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो क्वालिटी टाइम, है ना। एंड एटलीस्ट जब तक हम उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इन चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं, तब तक करना चाहिए। उसके बाद जब टीनेजर्स हो जाएंगे फिर उनको एक अलग तरीके से डील करना पड़ेगा। वेरी गुड सर। इवन मैंने देखा है कि सर बच्चे यदि स्क्रीन टाइम छोड़ के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में यदि ज़्यादा इंडल्ज हो रहे हैं तो उनकी माइंड भी उस हिसाब से ग्रो हो रही है। डेफिनेटली, ये जो एक्चुअल नेचुरल रिवॉर्ड्स है ना, हमारे ब्रेन में डोपामीन सीक्रेट होता है जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं।
वो हाई ही हम अचीव करना चाहते हैं हमेशा। कई लोग इसे नशे के थ्रू अचीव करते हैं। तो एक बच्चे के लिए रेस में फर्स्ट आना और मम्मी पापा का प्रेस करना उसी लेवल की खुशी देता है जो कि आप ये टीवी रील देखकर आप अचीव कर लेते हो। तो बच्चों को नेचुरल हाइज के लिए हमें प्रेरित करना चाहिए कि आप बेटा कोई अच्छा काम करो। अच्छे काम की कैटेगराइजेशन अलग अलग हो सकती है। ज़रूरी नहीं है हर काम एकेडमिक तरीके से ही तोला जाए कि तुम फर्स्ट आओगे तो तुम्हें हम अच्छा कहेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है, कोई किसी आर्ट में अच्छा हो सकता है, कोई एक सोशल बिहेवियर में अच्छा हो सकता है वो दूसरों बच्चों की मदद करता हो। तो हमें हर अलग अलग तरीके से प्रेज करना है। और रिवॉर्ड हमेशा पैसे हों, हमेशा टॉय हो, हमेशा स्वीट्स हों, ज़रूरी नहीं है। बच्चे की तारीफ करना भी एक बहुत बड़ा प्रेज है, बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि पेरेंट्स ये समझें कि हमारा बच्चा अच्छा कर रहा है तो उसको हमेशा हम कोई चीज़ ला के दें, नेसेसरी नहीं होता। एग्जैक्टली सर, वेरी गुड। सर जैसे अभी हम बात कर रहे थे बच्चों के बारे में, वैसे ही मुझे एक ध्यान आया कि एक स्लीप साइकिल होती है एंड स्लीप साइकिल का एक नॉर्मल लाइफ से क्या रिलेशनशिप है और एक ये मेंटल हेल्थ पे क्या इतना इम्पैक्ट डालता है? बिल्कुल। तो स्लीप आप ऐसे मान लीजिए एक तरह से गेटवे टू मेंटल हेल्थ है। ओके। क्योंकि नींद उतनी आवश्यक है। नींद के दौरान बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब हम सो रहे हैं, जब हम सपने देख रहे हैं, तो हमने दिन भर में जो भी किया है हम उन चीज़ों को मेमोराइज़ कर रहे हैं, हम अपनी मेमोरी को फॉर्म कर रहे हैं, हमारा माइंड रिलैक्स कर रहा है। अभी हमने जो डिमेंशिया में बात की थी, हमारा ब्रेन साफ कर रहा है खुद को। सपने के दौरान हम जो भी चीज़ें महसूस करना चाहते हैं, रियल लाइफ में नहीं कर पा रहे हैं, वो प्ले हो रही हैं। हमारी इम्पल्सेस को हम रिलीव कर पा रहे हैं। तो नींद का एक डेफिनेटली बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और जो हम बायोलॉजी की बात करते हैं, बायोलॉजिकल रिदम की बात करते हैं, खासकर मूड डिसऑर्डर जैसे डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, इनमें नींद का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो अगर आप एक प्रॉपर स्लीप स्केड्यूल रखते हैं, एक अच्छी हेल्दी नींद लेते हैं, मैं नींद की कैटेगराइजेशन आपको बता दूं कि एक नॉर्मल अडल्ट को कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। और विथ एज ये धीरे धीरे कम होता जाता है, यानी कि बुज़ुर्गों में, 50+ लोगों में ये समय धीरे धीरे घटने लगता है। तो हो सकता है कि जो ओल्ड एज लोग हैं, 60+, 70+ लोग हैं, वो एक साथ 3-4 घंटे, 5 घंटे ही सोएं या टुकड़े टुकड़े में सोएं, ऐसा भी होने लगता है। बच्चों में तो बहुत ज़्यादा नींद लगती है। तो जो एकदम छोटे बच्चे हैं उनमें 12 घंटे, 16 घंटे भी सोते हैं। फिर धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। स्कूल गोइंग बच्चों में अराउंड 10 आवर्स तक की स्लीप इज़ ओके। सर तो मिनिमम 6 घंटे की नींद क्या ज़रूरी है या 8 घंटे की नींद? 6 to 8 वेरीज। देखिए अब इस पे बहुत सारे लोग होंगे जिनका काम इतना ज़्यादा है वो अफोर्ड नहीं कर सकते इतना सोना। कुछ लोग दोपहर में नैप्स ले लेते हैं, कुछ लोग सुबह लेट उठने के लिए मतलब अवेलेबिलिटी होती है, पर हर किसी की लाइफ एक जैसी नहीं है। तो कोशिश करनी चाहिए मिनिमम 6 आवर्स ऑफ स्लीप मिले। एंड अगर आप स्लीप अच्छी लेते हैं तो आपको आपका ब्रेन तंदुरुस्त रहेगा, आपकी मेमोरी अच्छी रहेगी, आपका मूड बहुत अच्छा रहेगा और आप बहुत सारी बीमारियों से भी बचेंगे। नॉट ओनली मेंटल हेल्थ बट फिजिकल कंडीशंस ऑल्सो। तो मैं आपको कुछ बेटर स्लीप के लिए कुछ टिप्स भी मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ तो आप अपने जहाँ सोते हैं, बेड पे, काउच पे, जहाँ पे भी आप सोते हैं, आपका स्लीप का जो स्पेस है वहाँ सिर्फ सोने के लिए जाना है। स्लीप एंड सेक्स आर द ओनली 2 एक्टिविटीज़ जो कि बेड पे होनी चाहिए। उसके अलावा बेड पे बैठ के खाना खाना, गॉसिप करना, मोबाइल चलाना, रील देखना, टीवी देखना कंप्लीटली बंद। क्योंकि आप कंडीशनड हो, है ना भाई। आप जब ऑफिस जाते हो, आप जो कपड़े पहनते हो, जो आप अपने कलीग से बात करते हो, वर्सेस जब आप घर पे होते हो, दोनों अलग हैं। तो उसी तरह हमारा ब्रेन को भी पता है कि ये सोने की जगह है और ये खाने की जगह है। डाइनिंग टेबल खाने की जगह है, बेड सोने की जगह है। तो अगर हम इनको मिक्स करते हैं तो ब्रेन को मिक्स सिग्नल जाते हैं कि भाई अभी सोने आया कि टीवी चलाने आया कि मोबाइल चलाने आया। तो नंबर 1 कि बेड पे सिर्फ सोना है एंड सेक्स। नंबर 2, आपको रात के समय सोने से जस्ट पहले बहुत हैवी एक्टिविटी या एक्सरसाइजेज या आपको बहुत हैवी खाना नहीं खाना चाहिए। आपको हमेशा एक फ़िक्स टाइम पर सोने और उठने की कोशिश करनी चाहिए। अगर फिक्स्ड हो सके तो बहुत अच्छा है कि भाई आप 11 बजे सोते तो रोज़ 11 बजे बेड पे जाएं, सुबह 7-8 बजे उठते तो उतने ही बजे उठें। द नेक्स्ट थिंग विच यू शुड डू इज़, अगर आपको नींद नहीं आ रही है, कई लोग क्या करते हैं, नींद नहीं आ रही तो फ़ोन निकाल के वहीं पे चालू हो जाते हैं। बिल्कुल। तो दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग हैबिट। आप क्योंकि क्या है, मोबाइल से आप कितना भी ब्लू लाइट फिल्टर कर लो, कुछ भी कर लो, आपका सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब हो रहा है। आपका जो एक नींद लाने के लिए हार्मोन सिक्रीट होता है मेलाटोनिन, उस समय वो डिस्टर्ब हो गया है। तो अल्टीमेटली आपको अगर नींद नहीं आ रही है, आप अपने बेड से उठिए, लिविंग रूम में जाइए, दूसरी स्पेस पे जाइए। आप कुछ लाइट काम कर सकते हैं, जैसे कोई नॉवल पढ़ लीजिए, कोई लाइट म्यूज़िक सुन सकते हैं,
कुछ आप रीडिंग या राइटिंग कर सकते हैं, जर्नल राइटिंग कर सकते हैं, बट कोई एंगेजिंग एक्टिविटी लाइक गेम खेलने लग गए, रील्स चलाने लग गए, टीवी देखने लग गए, रॉक म्यूजिक सुनने लग गए, तो दीज थिंग्स शुड बी अवॉइडेड, है ना। और इनके अलावा आपको फिजिकल एक्टिविटी बहुत नेसेसरी है आपकी एक साउंड स्लीप के लिए। आपको रात के समय कॉफ़ी, बेवरेजेस, इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। सो अल्टीमेटली हर किसी के लिए स्लीप उतनी ही आवश्यक है जितनी आपके लिए खाना आवश्यक है। तो इन दोनों ही चीज़ों में हमें प्रॉपर ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए सो दैट फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ दोनों बेटर रहे। सर अभी जैसे आपने बात की सोने की, बहुत से लोगों को ये कंसर्न होता है कि हमें नींद ही नहीं आती, हम टैबलेट्स लेते हैं और तो एक एडिक्शन तो नहीं हो गया है, मैं गोली लूँगा क्या तो मुझे तभी नींद आएगी? तभी नींद आएगी, बिल्कुल। सो देखिए, स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में भी होते हैं। डिप्रेशन में भी नींद जाती है, एंग्जाइटी में भी नींद जाती है, स्किज़ोफ्रेनिया में भी नींद जाती है, मेनिया में भी नींद जाती है। कई लोगों मतलब बहुत सारी मेंटल हेल्थ कंडीशंस हैं जिनमें नींद डिस्टर्ब होती है, और इन सारी कंडीशंस के बिना भी स्लीप डिसऑर्डर होते हैं या फिजिकल हेल्थ इशू की वजह से हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये ज़रूरी नहीं है कि नींद गड़बड़ होने का कारण सिर्फ स्लीप की ही दिक्कत है, हो सकता है आपको कोई और समस्या है। तो जहाँ पर और समस्या है तो मुख्य तौर पे तो हमें डिप्रेशन की है तो डिप्रेशन ठीक करिए, एंग्जाइटी है तो एंग्जाइटी ठीक करिए, तो 90% तो उसको ठीक करने से नींद अच्छी हो जाती है। पर अगर सिर्फ नींद की हम बात करें तो कई बार नींद के लिए हमें नींद की गोलियों की आवश्यकता पड़ती है, नींद की दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। हमने अपनी तरफ से कोशिश करी, अपना रूटीन सुधारा, अभी जो मैंने स्लीप हाइजीन के टिप्स दिए उनको भी फॉलो कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर नींद ना आए तो स्लीपिंग मेडिसिन ली जा सकती हैं। हर स्लीपिंग मेडिसिन एडिक्टिव हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ ही प्रकार की स्लीप मेडिसिन की आदत पड़ती है, और वो भी अगर डॉक्टरी सलाह में लिए जाए, टेपर की जाए, धीरे धीरे बंद की जाए तो उनका नुकसान होने की संभावना बहुत कम है। ऐसा कहना कि नींद की दवाएं एक बार शुरू हो जाएं तो कभी बंद नहीं होती, ऐसा नहीं है। ये तब होता है जब मरीज़ अपने मर्जी से सारे काम कर रहा है, डॉक्टरी सलाह में रहे, धीरे धीरे दवाइयों को कम किया जाए या उनका जो मुख्य कारण है नींद का गड़बड़ होने का उसको ठीक किया जाए, तो आपकी नींद की समस्या और दवाइयाँ दोनों ही चीज़ें ठीक हो पाएंगी। सर अभी जैसे आपने बात की थी थोड़ी देर पहले, बेड पे सेक्स हो या नींद हो, सो हम उस टॉपिक पे आते हैं जहाँ पे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो इस सेक्स की समस्याओं से गुजरते हैं, एंड वहाँ पे उन्हें समझ नहीं आता कि हमें दिखाना क्या है, और मोस्ट ऑफ द क्वेरीज आपके पास पेशेंट्स की कहाँ से आती हैं इससे रिलेटेड? बिल्कुल। सो ये अगेन एक ओवरलैपिंग सा फील्ड है, सेक्सोलॉजी या सेक्सुअल हेल्थ डिसऑर्डर्स। तो सेक्सुअल हेल्थ का कारण अगर साइकोलॉजिकल है तो वो साइकाट्रिस्ट से मिलेंगे, अगर चमड़ी से संबंधित है तो वो डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलेंगे, अगर हार्मोन से संबंधित है तो वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलेंगे, अगर कोई सर्जिकल कारण है जैसे कि कोई चोट लग गई है, कोई नसों में दबाव आ गया है, कोई खून की नली ठीक से काम नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन में सर्जन से मिलना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ओवरलैपिंग चीज़ है, बट टू बी वेरी फ्रैंक, मोस्टली जो ये एज ग्रुप है यंग, मतलब आप 20 से 40 साल मान लीजिए, जो सेक्सुअली एक्टिव भी सबसे ज़्यादा है, उनमें मोस्टली मोर देन हाफ केसेस मैं मान के चलता हूँ कि ये साइकोलॉजिकल है, साइकोजेनिक जिसको हम कहते हैं। मोस्टली जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं प्री मैच्योर एजैकुलेशन की जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, या इरेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, या लिबिडो कम हो गया है, डिज़ायर नहीं हो रही है, या हमें कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि इन समस्याओं के अलावा वाइफ का इंटरेस्ट कितना है या स्पाउस का इंटरेस्ट कितना है हस्बैंड का, इन चीज़ों का भी बहुत मैटर करता है। साथ में नशा कोई यूज़ कर रहा है या नहीं, कोई मेंटल हेल्थ कंडीशन है या नहीं, कई बार मानसिक रोग की दवाइयों से समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, या और कोई दवाई चल रही है फिजिकल हेल्थ की, उस वजह से हो जाती है। तो क्या कारण है, क्या ये साइकोलॉजिकल है, क्या ये दोनों का कारण है कि भाई साइकोलॉजिकल भी है और फिजिकल हेल्थ रीज़न भी है, जैसे शुगर है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो इनसे भी आपकी सेक्सुअल हेल्थ पे प्रभाव पड़ता है। अल्टीमेटली एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना पड़ता है डॉक्टर के साथ, एक टीम को, एक पेशेंट को, कि क्या ये जो समस्याएं हैं इनको वो किस तरीके से डील करना चाहते हैं, दवाइयों के ज़रिए, थेरेपी के ज़रिए, और अपने लाइफस्टाइल में बदलाव लाना बहुत आवश्यक है। आपने जैसे अभी सेक्सुअल हेल्थ की बात की, तो एक बहुत कॉमन मिथ है सेक्सुअल हेल्थ की, जिसको इंडिया में हम धात सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। धात सिंड्रोम जी, तो कल्चरल एक सिंड्रोम है, धात की समस्या जिसको मानते हैं। सो बेसिकली इट इज़ अगेन अ सेक्सुअल हेल्थ मिथ या एक साइकाइट्रिक इशू है, जिसमें एक मिसकंसेप्शन होता है। सबको लगता है कि जो बॉडी में, मेल्स के बॉडी में सीमेन होता है, दैट होल्ड्स पावर,
कि वो सारी हमारी एनर्जी उसी में है। तो ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि सीमेन का कुछ भी हमारी फिजिकल हेल्थ से रिलेशन है। तो कई लोगों को लगता है हमारी बॉडी से सीमेन रिलीज हो रहा है या यूरिन में पास हो रहा है, पेशाब में निकल जाता है तो हम कमज़ोर हो गए। तो कमज़ोरी का कारण आपका मेनली होता है आपका न्यूट्रिशन, आपकी एक्सरसाइज। अगर आप उन दोनों चीज़ों को अच्छे रखते हो तो आप बढ़िया रहोगे। साथ ही में अगर आपके मन में ये बिलीफ आ गया है कि इस वजह से ऐसा है, तो आप साइकोलॉजिकल स्ट्रेस ले रहे हो, उस वजह से आप कमज़ोर हो। सीमेन का सिर्फ एक ही काम है, स्पर्म का बॉडी में एक ही काम है, बच्चे पैदा करना, रिप्रोडक्शन। उसके अलावा कोई काम नहीं है। जिन लोगों की वेसेक्टमी हो जाती है, नसबंदी हो जाती है, उन लोग भी सेक्स करते हैं, उनको कोई इशू नहीं रहता, उनमें कोई कमज़ोरी नहीं आती। फीमेल्स में तो स्पर्म ही नहीं होते हैं, फिर भी वो हेल्दी हैं। तो ये स्पर्म का फिज़िकल हेल्थ से कोई रिलेशन नहीं है। तो ये कई लोगों को, खासकर यंग बच्चों को बहुत मन में रहता है कि सर हमारा सीमेन लॉस हो रहा है या सीमेन में गाढ़ापन चला गया तो इस वजह से हमें बहुत दिक्कतें हो रही हैं। तो दैट इज़ अ वेरी कॉमन मिथ एंड इट शुड नॉट बी कंसीडर्ड कि इस वजह से कोई हमें सेक्सुअल प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि हमारे पास पेशेंट जो आते हैं वो कई बार ये कहते हैं इस वजह से हमारा इरेक्शन नहीं हो रहा है। ओके सर, अभी जैसे यंग जनरेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है कि हम मास्टरबेशन के एडिक्शन हो गए हैं और बहुत ज़्यादा करने से क्या सर मुझे इश्यूज़ तो नहीं होगा, मेरी हेल्थ इश्यूज़ तो नहीं हो रहे हैं, मैं पतला तो नहीं हो जाऊंगा, मैं वीक तो नहीं हो गया? बिल्कुल। सो मास्टरबेशन अगेन अ वेरी कॉमनली एसोसिएटेड मिथ इज मास्टरबेशन से कमज़ोरी आती है। सो मास्टरबेशन इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। मास्टरबेशन मेल्स एंड फीमेल में थोड़ा परसेंटेज में ज़रूर डिफरेंस है। ऑलमोस्ट एवरी मेल एंड ऑलमोस्ट अ मेजॉरिटी ऑफ फीमेल्स मास्टरबेट, इसमें कोई बुराई नहीं है। एक कल्चरल टैबू ज़रूर है भाई, स्लीप, सेक्स एंड फूड ये नेचुरल डिज़ायर्स हैं भाई। हमने सोसाइटी बनाई, हमने तय किया ये सही है गलत है। तो अगर कोई अपने प्राइवेसी में मास्टरबेशन करता है, किसी को परेशान नहीं कर रहा है, किसी को हर्ट नहीं कर रहा है, तो देन इट्स कम्प्लीटली फाइन। और मास्टरबेशन की हम लिमिट की बात करें कि कितना टाइम इज़ नॉर्मल। सो बेसिकली जब तक कि आपके काम धंधे को प्रभावित नहीं कर रहा है, आपकी हेल्थ को प्रभावित नहीं कर रहा है, आपके थॉट्स 24 घंटा इसी पे नहीं लगे रहते हैं, देन इट्स ओके। सो इवन मास्टरबेटिंग डेली इज़ ओके, इसमें भी कोई इशू नहीं है। पर अगर ऐसा है कि आप अपना काम छोड़ के वर्क प्लेस पे हो, आपको बीच में जाकर मास्टरबेट करना पड़ता है, आपके थॉट्स उस समय पूरे समय इसी पे चलते रहते हैं, या आप अपने सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो पार्टनर के साथ ड्यू टू मास्टरबेशन, देन इट नीड्स मेडिकल अटेंशन। तब उस समय हमें आवश्यकता है कि एक साइकाट्रिस्ट से मिले। बट मोस्टली मास्टरबेशन इज़ ओके। ऑलराइट। एंड सर, जैसे जो ये समस्या आ जाती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की, एंड ये जनरली किस किस कॉजेज़ के कारण आती है? ओके, सो जैसे हमने बात करी कि कुछ फिजिकल हेल्थ कॉज होते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल कॉज होते हैं। देखिए, कभी बहुत बेसिक सी चीज़ बताता हूँ, कभी हमारा खाना गड़बड़ हो गया, लंच अच्छा नहीं बना, तो क्या हम दिन भर यही चिंता में बैठे रहते हैं कि रात का खाना भी ख़राब हो जाएगा, या खाना ही खाना छोड़ देते हैं? पर मेल्स में एक बहुत ईगो होता है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया, यानी कि अगर हम परफॉर्म नहीं कर पाए तो पूरी जिम्मेदारी हमारी, क्योंकि हम एक्टिव पार्टनर हैं। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का कारण सबसे बड़ा ये है आपकी सोच। आपने ये मन में सोच लिया कि जो चीज़ एक पॉजिटिव, एक एक्साइटिंग, एक नेचुरल चीज़ थी, आपने उसमें अब स्ट्रेस लेना शुरू कर दिया कि मेरे साथ इस बार ऐसा हुआ है तो अगली बार भी होगा। अब आप खुश नहीं हो सेक्स के बारे में सोचकर, अब आप चिंतित हो कि अगर अगली बार भी ऐसा हो गया तो क्या होगा। भाई सचिन तेंदुलकर भी हर बार सेंचुरी नहीं मारते थे, तो हर बार आपकी परफॉर्मेंस एक जैसी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो परफॉर्मेंस मैटर करती है, बट आपको ये सोचना है कि सेक्सुअल एक्टिविटीज़ फॉर एन्जॉयमेंट है ना। आप ये सोच के अगर काम कर रहे हैं कि मैं सेक्स इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इतनी देर तक करूँगा या मेरा काम ये है, ऐसा तो ऐसा नहीं है। मेल और फीमेल की सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल साइकिल्स अलग होती हैं, टाइमिंग्स अलग होते हैं। नॉर्मल अगर मैं बात करूँ तो एक नॉर्मल टाइमिंग मेल्स के लिए इंडिया में 2 to 4 मिनट्स की होती है। 4 मिनट्स एंड अबव इज कम्प्लीटली नॉर्मल। अगर 1 मिनट से लेस टाइम हो इरेक्शन का या एजैकुलेशन हो जाता है, तब उसको हम प्रीमेच्योर एजैकुलेशन कहते हैं। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि इरेक्शन के क्या क्या कॉजेज़ हैं, तो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस सबसे बड़ा कॉज है। एक्सपेक्टेशन कि पार्टनर मेरे बारे में क्या सोच रहा है, दैट इज़ अगेन अ बिग कॉज। डिप्रेशन, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, फोबियाज़, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके इरेक्शन में दिक्कतें कर सकते हैं। फिजिकल कॉजेज़ में जैसे हमने डिस्कस किया बहुत सारे हो सकते हैं, बट मोस्ट कॉमन इज़ शुगर या डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोई लोकल इंजरी वगैरह अगर हो, और आपका कोलेस्ट्रॉल एंड लिपिड्स, ये चीज़ें वो हैं जो प्रभावित कर सकती हैं। हार्मोनल चेंजेस हों, टेस्टोस्टेरोन वगैरह की कमी हो, तो ये भी कुछ और कारण हो सकते हैं। सो आपकी खुद की क्या सोच है
इन सभी चीज़ों से ये इम्पैक्ट पड़ता है कि आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है, इरेक्शन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, वो कैसे इम्प्रूव हो सकते हैं या कैसे डिफ़िकल्टी या प्रॉब्लम परसिस्ट कर सकती है। अल्टीमेटली साइकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस या साइकोलॉजिकल इरेक्टाइल डिसफंक्शन के जो कारण हमने अभी डिस्कस किए हैं, उसमें व्यक्ति का खुद का, उनके पार्टनर का और आपस में जो उनके इंट्रैक्शंस हैं और प्रीवियस जो उनके सेक्सुअल एक्टिविटी के एक्सपीरियंस रहे हैं, इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। वर्क की जो आपने बात की, वर्क एंड सोशल स्ट्रक्चर से भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी सिर्फ एक मैकेनिस्टिक चीज़ है कि आप बस एक मैकेनिकली भाई करना है इसलिए कर रहे हो, आप आपस में एक्चुअली इन्वॉल्व हो, है ना, आपका अट्रैक्शन एक दूसरे को कैसे के लिए कैसा है, इमोशनल बॉन्डिंग कैसी है, इन सभी चीज़ों से हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ट्रीट कर सकते हैं या इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। ओके सर, एक सेक्सुअली डिसीजेज जैसे जाती हैं सामने, इसका एडिक्शन से क्या रिलेशनशिप है? राइट, देखिए एडिक्शन जो खासकर ओपियोइड का, हेरोइन जिसे हम कहते हैं, वो कई लोग ड्रग्स आईवी यूज़ करते हैं, इंट्रावेनस इंजेक्शन के थ्रू, सिरिंजेस से। तो इनसे बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ता है अगर आप एक ही निडल से कई सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ इंक्लूडिंग HIV, एड्स, ये ट्रांसफ़र हो सकता है कंटामिनेशन से। कई बार लोग नशा करने के बाद रिस्की बिहेवियर में, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करते हैं। कई लोग नशे के लिए पैसे ना होने की कंडीशन में एक दूसरे को सेक्सुअल फेवर्स लेना देना करते हैं। उस कंडीशन में आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस के शिकार हो सकते हैं। तो अल्टीमेटली नशा कैन बी कंसीडर्ड एज अ डोरवे टू मैनी सच इलनेसेस या मैनी सच डिजीज़ेस। तो हमें सेक्सुअल वेलनेस को अपने एडिक्शन से हमेशा सेपरेट रखना चाहिए। एडिक्शन के दौरान कई लोगों को लगता है हम शराब पीकर बेटर परफॉर्म कर पाते हैं, ऐसा नहीं है। आप सेक्सुअली कैसे डिसइनहिबिटेड रहना चाहते हैं, वो कई लोगों को लगता है कि हमारी एंग्जाइटी कम हो जाती है, ऐसा नहीं है। अपने पार्टनर से ओपन अप रहने में क्या की शर्म है, ठीक है। तो नशा कभी भी आपका एक क्रच नहीं होना चाहिए, एक बैसाखी नहीं बननी चाहिए आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए। और जो लोग सेक्सुअल एक्टिविटी नशे के इन्फ्लुएंस में करते हैं या ऐसे नीडल्स आपस में यूज़ करते हैं या सेक्सुअल फेवर्स लेना देना करते हैं, उनको इन एक्टिविटीज़ से दूर रहना चाहिए। एंड सर, जैसे ये बेसिकली हम सेक्सुअल एस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे सिनारियोज आते हैं लोगों की नॉर्मल लाइफ में जहाँ पे वो अपनी परफॉर्मेंस इश्यूज से गो थ्रू कर रहे होते हैं, या हम बेसिकली अपने पार्टनर से कन्फ्रंट नहीं कर पाते हैं। एंड हमें पता है कि हमें डॉक्टर की ज़रूरत भी है, तब भी हम डॉक्टर तक रीच आउट नहीं कर पाते। सो हम कैसे डॉक्टर को डायरेक्टली अप्रोच कर पाएँ, या हम अपने पार्टनर से कैसे बात कर पाएँ? ओके, सो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये समझनी होगी, जो हमने पहले भी डिस्कस करी है, कि सेक्स भी एक हमारे शरीर का ही हिस्सा है, एक नीड है। अगर हमें नींद में दिक्कत आती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर हमारे भूख लगना बंद हो जाती है तो भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो अगर कोई सेक्सुअल इशू आ रहा है तो उसमें डॉक्टर से बात करने में क्यों शर्मा रहे हैं हम? आप अगर मैरिड हैं तो आप, इंडियन कल्चर में तो 7 जन्मों का रिश्ता है, तो आपको जहाँ जिस पार्टनर के साथ लाइफ लॉन्ग रहना है, तो कंपैटिबिलिटी और सेक्सुअल नीड्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना वहाँ पर। आपको अपने पार्टनर से सबसे पहले ओपन अप होना चाहिए। जो पर्दे का कल्चर है कि हम वाइफ से नहीं बता रहे हैं, वाइफ को बताएंगे तो क्या समझेंगे, कहीं अपने घर में ना बता दे, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। एंड मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, बच्चा पैदा करना एंड सेक्सुअल हेल्थ आर कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग्स। फर्टिलिटी का सेक्सुअल हेल्थ से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। हो सकता है फर्टाइल हो पर आप सेक्सुअली एक्टिव नहीं हो पा रहे हो सकता है आप सेक्सुअली बहुत बढ़िया एक्टिव हो लेकिन फिर भी आप इनफर्टाइल हो। तो ये चीज़ें बहुत डिफरेंट है। हमारे को अपने पार्टनर से हमेशा ओपन अप रहना चाहिए, कभी भी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि पार्टनर भी कई बार प्रॉब्लम फेस कर सकता है। हम सिर्फ मेल्स की बात कर रहे हैं, कई बार फीमेल पार्टनर्स जो होती हैं उनको पेनिट्रेशन में इशूज़ आते हैं, उनको डिज़ायर में इशू आती हैं, उनको एक फियर होता है, उनको जो ऑर्गेज़म है उसमें समय ज़्यादा लगता है, कम लगता है, सेंसिटिविटी अलग होती है। तो इन सारी चीज़ों के लिए वो भी ट्रबल में है। तो ऐसा नहीं है कि सारी प्रॉब्लम्स मेल के साथ है, फीमेल्स के साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, और उन दोनों का ही इलाज करना एक दूसरे के साथ मिलकर एक टीम की तरह करेंगे तभी बेटर तरीके से इलाज हो पाएगा। तो जैसे हम कहते हैं ना कि प्रोक्रिएशन, बच्चे पैदा करना 2 लोग का काम है, तो सेक्स भी 2 लोगों का काम है। राइट। और सर एक सबसे बड़ा मिथ है शायद, बहुत सारा कन्फ्यूजन भी है लोगों को लेके, इस साइज़ मैटर्स। कई लोग बेसिकली बोलते हैं कि साइज़ छोटा है तो शायद यार मैं डिप्रेशन में हूँ या एंजाइटी हो रही है कि पता नहीं परफॉर्मेंस कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। ओके, सो दिस इज़ अगेन अ वेरी कॉमन मिथ
कि लोगों को जेनाइटल साइज़ या पेनिस के साइज़ को लेकर बहुत सारा कॉम्प्लेक्स होता है कि दिस इज़ अ नॉर्मल साइज़ और नॉट. सो देखिए, आपकी रेस, एथनिसिटी, जोग्राफिकल लोकेशन, आपकी जो फैमिली है, उन सारी चीज़ों से जेनेटिक्स के बेसिस पर आपका जो सेक्सुअल ऑर्गन है उसका जो भी मेजरमेंट है या स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करता है. भाई कोई व्यक्ति यूरोपियन है, कोई अफ्रीकन है, कोई इंडिया में रहता है, कोई ऑस्ट्रेलिया में रहता है, हर जगह पे जब हाइट हेल्थ ज़्यादा डिफरेंट होगी तो जेनेटल साइज़ भी डिफरेंट होगा. जो एक 6 फीट का व्यक्ति है, 7 फीट का व्यक्ति है, कोई 4 फीट का व्यक्ति है, तो जेनेटल साइज़ एक जैसा हो ऐसा तो संभव ही नहीं है. और रही बात डज इट मैटर, तो डेफिनेटली अगर आपका जेनेटल साइज़ एक नॉर्मल, हम कहें मिनिमम साइज विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर हैविंग सेक्स इज 2 इंचेस, ठीक है. उसके ऊपर है, ठीक है, 2 इंचेस तो कई लोगों को छोटा लगेगा, बट 2 इंच इज द साइंटिफिकली रिक्वायर्ड लेंथ, ठीक है. गर्थ ज़्यादा मैटर करती है कभी कभी. और अल्टीमेटली आपके पार्ट, ये जो मन में मिथ्स आ गई हैं इसलिए आई हैं कि जो लोग एक्सप्लिसिट कंटेंट देखते हैं, पोर्नोग्राफिक मटेरियल देखते हैं, उसमें कई बार एंगल्स हो जाते हैं या कुछ बहुत स्पेसिफिक लोगों को दिखाया जाता है, तो उससे कंपैरिजन इज नॉट ओके. एक इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में एक एवरेज साइज 4 इंचेस का है, 4 to 5 इंचेस का है. तो अगर वैसा साइज है तो इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल. उसको ऊपर नीचे करने को लेकर, सर्जरी को लेकर या दवाइयों को लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना. दवाई, कई लोग प्रमोट करते हैं कि ये दवाई खाइए और आपका जेनाइटल साइज़ बड़ा हो जाएगा. दिस इज़ ए कंप्लीट मिथ. इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. हाँ, इरेक्शन के दौरान डेफिनेटली साइज़ बड़ा हो जाता है. और ये जो मैंने साइज़ की बात की है, मैं इरेक्ट पोजिशन की ही बात कर रहा हूँ. नॉर्मली फ्लैसिड पेनिस जो होता है वो तो स्वाभाविक बात है कम साइज़ का होगा. जब इरेक्शन के बाद अगर 4 to 5 इंचेस आ रहा है तो इट इज़ एन एवरेज साइज, नथिंग टू वरी. ओके. एंड सर, आप जैसे इसमें भी एक बेसिक सी सिनेरियो है जहाँ पे हम एक नॉर्मल लाइफ में हैं, हम एक सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी देखते हैं गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड में या हस्बैंड एंड वाइफ में या इन जनरल भी, पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अब गर्ल्स एस्पेक्ट की. सो क्या सिर्फ साइकेट्रिक इश्यूज लड़कों में ही आते हैं या लड़कियों में भी रहते हैं? सेक्सुअल हेल्थ इश्यूज़ या साइकेट्रिक इश्यूज़ की बात करें सर, इन दोनों कोई रिलेशनशिप है? ओके, सो बेसिकली विमेन सेक्सुअल वेलनेस भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है बट वेरी लेस टॉक्ड अबाउट. क्योंकि हमने यहाँ पे बात की कि एक्टिव पार्टनर मेल है, तो उनको लगता है कि सारे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हम में ही हैं, हम ही दिखाएंगे, हमें ही ठीक होना है. जबकि विमेन सेक्सुअल डिसऑर्डर्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट एंड इक्वली प्रेवलेंट, ठीक है. तो अगर किसी को लिबिडो नहीं है और वो डिप्रेस्ड है, भाई डिप्रेशन का एक फैक्टर है, एक सिम्टम है कि लिबिडो नहीं है, इच्छा नहीं हो रही है. ऐसे ही कोई एंग्शियस एंग्जाइटी डिसऑर्डर में है, कोई किसी को ओसीडी है, तो साइकाट्रिक हेल्थ कंडीशन से सेक्सुअल लाइफ पे तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा. और विमेन में भी ये उतना ही प्रेवलेंट है जितना मेन में है. तो ऐसा नहीं है कि लड़कों में ही सेक्सुअल हेल्थ डिसऑर्डर होंगे, लड़कियों में नहीं होंगे. होने का प्रकार अलग हो जाएगा बस. और लड़कियों में भी कभी कभी ऑर्गेज़म ना हो पाना, एनऑर्गेज़मिया जिसको हम कहते हैं, या डिलेड ऑर्गेज़म होना, जो हमने बात की थी कि पेल्विक फ्लोर की मसल्स में बहुत ज़्यादा टाइटनिंग हो जाना, बहुत सारे इश्यूज आते हैं और इससे दोनों की ही सेक्सुअल लाइफ पे फ़र्क पड़ेगा. ओके. सर, जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सेक्सुअल एस्पेक्ट्स की, वैसे ही एक सबसे बड़ा क्वेश्चन राइज होता है यहाँ पे होमोसेक्सुअलिटी को लेके. पीपल आर आइदर दे आर चॉइसिंग बाय देमसेल्फ कि वो हम गे हैं या हम लेस्बियन हैं. सो इससे बेसिकली बहुत सारे लोगों की मेंटल हेल्थ भी इम्पैक्ट करती है बिकॉज ऑफ द अदर पीपल अराउंड. सो इस पे आपका क्या थॉट है? बिल्कुल. सो लेट मी बी वेरी क्लियर कि जो एज ए साइकाट्रिस्ट, एज वर्ल्ड की मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशंस एंड साइकाट्रिक एसोसिएशन, सबका ही ये ओपिनियन है कि homosexuality is not a disorder. First of all, it is a sexual orientation. It is a choice by the people. जो वो उनको सेक्सुअल पार्टनर कौन चाहिए, उनकी मर्जी है. इसको बीमारी की तरह बिल्कुल नहीं देखना चाहिए. सेक्सुअल ओरिएंटेशन को कभी कभी लोग एक व्यक्ति के पर्सनालिटी से जोड़ लेते हैं कि भाई ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति गे है तो ऐसा दिखेगा या ऐसा होगा. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. कोई भी व्यक्ति गे या लेस्बियन हो सकता है. इसके कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है कि यही व्यक्ति गे होंगे, यही व्यक्ति लेस्बियन होंगी. तो अल्टीमेटली होमोसेक्सुअलिटी बहुत प्रेवलेंट है. होमोसेक्सुअलिटी एक डिसऑर्डर नहीं है, बट होमोसेक्सुअल लोगों के साथ होने वाला डिस्क्रिमिनेशन इज़ रियल. अगर कोई समवन कम्स आउट ऑफ द क्लॉजेट, कोई अपने आप को बता देता है कि मैं होमोसेक्सुअल हूँ, तो लोगों का एटीट्यूड बदल जाता है कई बार
उनके प्रति लोग स्टिग्मा रखने लगते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करने लगते हैं, बिहेवियर एटीट्यूड बदल लेते हैं। उनसे होने वाली जो मानसिक समस्याएं हैं, दे आर वेरी रियल। मेरे पास कई पेशेंट्स हैं जो कि होमोसेक्सुअल हैं, वो डिप्रेस्ड हैं, उसका रीज़न ही है कि उन्होंने अपने फैमिली में बता दिया या फ्रेंड्स को बता दिया। तो भाई जैसे कोई मेल या फीमेल चूज़ करता है कि मुझे मेरा पार्टनर ये पसंद है, ये पसंद है, उसी तरह होमोसेक्सुअलिटी में बस आपका ओरिएंटेशन कि भाई मेल को मेल पसंद है, फीमेल को फीमेल पसंद है, उनका उस चीज़ का उनके पर्सनालिटी से, उनके लाइफ से, सोशल लाइफ से कोई रिलेशन नहीं है। ओके है ना, होमोसेक्सुअलिटी कोई बीमारी नहीं है जिसको हम ठीक करें। कई बार पेशेंट्स आते हैं, पेरेंट्स लेके आते हैं कि सर आप इसको ठीक कर दीजिए, ये तो कह रही है कि इसको लड़की पसंद है, इसको लड़का पसंद है, सेम सेक्स में कैसे संभव है। भाई इवन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिवन देयर वर्डिक्ट कि सेम सेक्स सेक्सुअल एक्टिविटी सेम जेंडर में करना इज़ नॉट रॉन्ग। ओके सो बेसिकली यदि हमें सेम इंटरेस्ट भी आता है इवन फॉर द एस्पेक्ट ऑफ इन द सेक्सुअल रिलेशनशिप, सो वो गलत नहीं है। इट्स जस्ट अबाउट वी नीड टू बी वोकल विद आवर पेरेंट्स एंड उसका मेंटली हम उसको सॉर्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली, क्योंकि होमोसेक्सुअल्स में कई बार इतना सिक्रेटिवनेस रहता है कि वो कई बार अपनी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को छुपाने के चलते गलत रास्ते पे चले जाते हैं या इनअप्रोप्रिएटली सेक्सुअल इंडल्जेंस हो जाते हैं, जिससे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का भी रिस्क बढ़ता है, उनके मेंटल हेल्थ पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो अगर सोसाइटी मोर एक्सेप्टिंग हो पाए, लोग समझ पाएँ कि एक सिंपल एक चॉइस है, जैसे कोई नॉन वेजिटेरियन है, कोई वेजिटेरियन है, इसमें कोई बुराई नहीं है ना, उसी तरह किसी का सेक्सुअल एक्सपीरियंस उनकी मर्जी है, इट्स ए पर्सनल चॉइस, उसको लेकर हमें बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। That's really great, sir. I believe we have so much topics to cover now because we are really cutting down for the short period of this time. So obviously, I'll try कि हम next time, sir, इसको और stretch करें and we'll come up with the second part. And I'm really thankful to you, sir. You have come to the podcast and given your important time to us, and we have covered really a good topic and good content we have for the audience. And I believe सबके लिए बहुत informative होगा and it will be more helpful for them. Thank you so much for coming, sir. थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। ये चीज़ें वो हैं जो मैं बहुत समय से लोगों तक पहुंचाना चाहता था। कुछ क्वेश्चंस जो आपकी तरफ से आए, दे वर वेरी जेन्युइन एंड नेचुरल क्वेश्चंस जो कई बार पेशेंट्स हमसे पूछते हैं। तो थैंक यू एंड इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट फॉर मी एज वेल एज फॉर द ऑडियंस, आई होप, एंड आई विल ट्राई टू कम बैक सून। Thank you so much, sir. Thank you.